बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू द 40th एपिसोड ऑफ द क्वारंटाइन शो। और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ग्रीन टीम की पहचान और हमारे साथी मेजबान सुहेल खान। अस्सलामुअलैकुम सुहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम शादेब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, सुहेल भाई तो उनका तारुफ करवाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उनको मैं भी जानता हूँ और जब से क्रिकेट देखना स्टार्ट की है तब से इन्हें देख रहा हूँ। 99 वर्ल्ड कप से क्रिकेट मैंने देखना स्टार्ट की, लेकिन रेगुलरली जो मैंने क्रिकेट का आगाज किया ना सुहेल भाई, जब पाकिस्तान में बैक टू बैक होम सीरीज हो रही थी। और ये मैं क्या बात कर बात, रहा हूँ क्या जब बात। इंग्जी कैप्टन थे पाकिस्तान के, और उस वक्त सुपर सब का एक रूल आया था, एक खिलाड़ी को मैंने देखा था आता है सुपर सब के तौर पर और एंड्रू फ्लिंटॉफ को बोल्ड करता है। और फिर मेरे भाई ने मुझे बताया कि ये तो यासिर अरफात हैं, फर्स्ट क्लास के टॉप परफॉर्मर और पहले भी पाकिस्तान से खेल चुके हैं। तो जनाब इनके और बहुत सारे तारुफ हैं, सुहेल भाई करवाएंगे। जी सुहेल भाई। सुपर सब की आपने बात की, जब ये सुपर सब बन के आए थे तो हमने सोचा था यार बहुत कोई लंबी सदियों के बाद पाकिस्तान खेले। थोड़ा अनफॉर्चुनेट कहे लेकिन क्या कहे, पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया 3 टेस्ट मैचेस, 11 वनडे मैचेस और 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस में। शायद 790 फर्स्ट क्लास विकेटें, 7000 रन, 404 लिस्टें विकेटें, 3000 रन, 281 आउटस्टैंडिंग। T20 विकेटें, 1000 से ज्यादा रन। उसके बावजूद भी ये बहुत कम अनफॉर्चुनेटली खेले, लेकिन फिर भी दुनिया भर में इनकी डिमांड रही, इतनी रही कि हर साल इन्हें कोई ना कोई काउंटी जो है वो साइन कर लेती थी और पिछली काउंटी से ज्यादा ये उमदा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया करते थे। अगर मैं तारुफ ही कराता रहूंगा तो फिर इनसे बातें कैसे होंगी। यासिर भाई हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी और बात बता दूं कि इनका फर्स्ट क्लास डेब्यू जो हुआ है वो इंडिया ए के खिलाफ हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है रावलपिंडी के लिए, ये भी हम आगे चल के बात करेंगे। यासिर भाई वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों को भी सलाम। यासिर भाई सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, हाउ इज लाइफ इन क्वारंटाइन, बिकॉज आपने तो कुछ कोचिंग कोर्सेज भी किए हुए और रेगुलरली आप एक्टिव थे, काफी ज्यादा एक्टिव आप इंग्लैंड में नजर आ रहे थे। तो अब कैसा वक्त गुजर रहा है? जैसे ये लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया था, ट्रेनिंग्स नहीं हो रही थी ग्राउंड में प्रॉपर, आपको भी जाने का मौका नहीं मिल रहा होगा, तो हाउ इज द लाइफ इन दिस सिचुएशन? काफी मुश्किल लाइफ है जिस तरह बाकी लोगों की, आप लोग की भी। आप देखें, आप लोग भी स्टूडियोज पे जाके शो नहीं कर सकते, घर पे बैठ के करते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे तो सिचुएशन काफी वर्स्ट है कि आप देखें अमेरिका, और अमेरिका के बाद इंग्लैंड का नंबर आता है जितनी अमवात इस मुल्क में हो गई हैं। और एवरीडे अगर आप देखें तो 900, 800, 600 इस तरह का फिगर आता है। और इसके अलावा ये है कि जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी हुई है, लोग तो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि उसको फॉलो करें और जितनी कम से कम मतलब आउटडोर एक्टिविटीज की जाएं तो वो कर रहे हैं। तो मेरा भी यही है कि मेरी भी ऐसा ही टाइम गुजर रहा है, इंडोर रह रहे हैं, बच्चों के साथ फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं। और आपने कोचिंग का जिक्र किया तो मैं और तो कोई कोचिंग कर नहीं सकते, बट ये है कि अपने बच्चे के साथ, मेरा बच्चा छोटा 7 साल का है, तो उसके साथ मैं कोचिंग कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जितना टाइम उसको भी दे सकूँ, क्योंकि ड्यूरिंग द स्कूल टाइम वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता और इतनी एक्टिविटीज कर रहा होता है, वो कराटे, स्विमिंग और डिफरेंट चीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको क्रिकेट का टाइम नहीं मिलता। तो मैं इस चीज को इस फायदा उठा रहा हूँ कि अपनी बेटी की जो क्रिकेट है वो इम्प्रूव करूँ। जी यासिर भाई, क्रिकेट की शुरुआत के बारे में बताइए और उस शुरुआत से अंडर 15 वर्ल्ड कप तक का जो सफर रहा उसके बारे में बताइए। कैसा रहा, कैसे क्रिकेट का स्टार्ट हुआ, क्लब क्रिकेट और ये सारी चीजें। काफी लंबा सफर है जिसको अगर आप देखें कि इस छोटे से प्रोग्राम में तो बताना मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको वो चीजें बताता रहूं, ताकि ये है कि आपके और सुनने वालों के नॉलेज में और इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। अच्छा, मैंने क्रिकेट इस तरह शुरू की कि मैं बेसिकली, जिस तरह बाकी क्रिकेटर्स को इतना शौक होता है क्रिकेट का, मुझे इतना शौक नहीं था जितना लोग जुनून की हद तक बात करते हैं कि क्रिकेट प्लेयर्स को इतना शौक होता है। मुझे ये था कि मुझे आर्मी में हमेशा से जाने का शौक था, मतलब कमांडो या एसएसजी ट्रेनिंग करने का मुझे बहुत शौक था। मेरी फैमिली जो है, ये फैमिली बैकग्राउंड हमारा जो है वो आर्मी का फैमिली बैकग्राउंड है। मेरे दोनों भाई हैं, एक आर्मी में है, एक डिफेंस के महकमे में काम करते हैं। मेरे वालिद साहब खुद जो थे वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए काम किया उन्होंने। तो मेरा भी यही शौक था। मेरे दोनों भाई जो हैं वो हॉस्टल लाइफ में उन्होंने कैडेट कॉलेजेस में चले गए, तो मैं तीसरा, घर का तीसरा फर्द था। तो मेरा ये था कि मेरे वालिद साहब ने जो ये कहा कि मेरा एक छोटा बेटा है, और उनका असल में ये शौक जो था, ये जुनून जो था, मेरे वालिद साहब का था। तो उन्होंने क्रिकेट खेली, क्लब क्रिकेट खेली काफी। तो वो चाहते थे कि वो जो उनका ख्वाब था, जो खुद वो खेल नहीं सके पाकिस्तान के लिए या मतलब हायर लेवल पे, वो चाहते थे कि वो चीज ये अपने बच्चे में डालें। तो उन्होंने मेरे पे बड़ी मेहनत की। स्टार्टिंग से मैं जब 8 साल का, 9 साल का था, तो मुझे वो योगा कराया करते थे, वो खुद भी करते थे, तो मुझे योगा कराया करते थे कि मेरे इस जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी आए। तो उसके बाद फिर 1-2 साल बाद फिर उन्होंने मुझे कराटे क्लब में डाल दिया।
हालांकि आप सोचें कि कराटे के लिए इतनी छोटी एज में किसी क्लब में डालना बड़ा ही रिस्की का है, क्योंकि आपको जब आप किसी कराटे क्लब में जाते हैं छोटी एज में, तो आपसे वो साइन करते हैं, एक फॉर्म साइन करवाते हैं कि खुदा ना खास्ता कि कोई इंजरी आपके बच्चे को, कोई हार्ट का कोई प्रॉब्लम, कोई इस तरह की चीज हो जाए, तो वो जिम्मेदार नहीं होते। तो वो भी अब्बू ने मेरे रिस्क लिया, उन्होंने मुझे कराटे में भी डाला जस्ट इसलिए कि इसकी जो है ना फिटनेस, इसकी ट्रेनिंग जो है ये अच्छी हो। तो वो मैंने साल के लिए ट्रेनिंग की, ग्रीन बेल्ट भी मैंने ली, तो बड़ा उससे चीज से मुझे फायदा हुआ। उसके बाद फिर क्लब क्रिकेट आपने देखा होगा कि मोस्टली लड़के गली मोहल्लों में ज्यादा खेलते हैं, क्लब को छोटी एज में ज्वाइन नहीं करते। तो मेरे वाले साहब ने मुझे क्लब में 9-10 साल की उम्र में ही मुझे उन्होंने क्लब क्रिकेट की तरफ मेरा रुझान कर दिया, मुझे लेके जाना वहां पे। और आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की जो गर्मी, जून जुलाई की गर्मी होती है, अगस्त की गर्मी होती है, तो उसमें कोई सोच सकता है कि जून जुलाई में कोई अपने बच्चे को, 10 साल के बच्चे को ग्राउंड में लेके जाए, 48-47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर उसको ट्रेनिंग करवाए। तो वो मेरे वालिद साहब ने, मतलब ये मेरा रूटीन होती थी कि मैं स्कूल से जब आता था 1:30-2 बजे, तो मैं स्ट्रेट अवे कपड़े चेंज करता था, खाना खा के मैं ग्राउंड चला जाता था। तो मैं शाम मगरिब तक वहां पे जो 4-5 घंटे का जो मुश्किल टाइम, जो गर्मी का टाइम होता था, वो मैं सूरज के नीचे मतलब ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा होता था। तो मतलब इस तरह का मेरा स्टार्टिंग कैरियर रहा है। तो उसके बाद फिर ये अंडर 15 वर्ल्ड कप और उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, अंडर 15 वर्ल्ड कप आप गए, ऐसा लगता है कि अगर हम आप सोचें कि वो पूरी पाकिस्तान की नेशनल टीम चली गई थी अंडर 15 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जी। सबने बाद में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा इंग्लैंड में खेलने का, और फिर बाद में लॉर्ड्स में उसका फाइनल हुआ अगेंस्ट इंडिया, और उन खिलाड़ियों के साथ अब आप सारे माशाल्लाह बड़े लेवल पे सबने क्रिकेट खेली उसके बाद पाकिस्तान के लिए। बड़ा अच्छा था एक्सपीरियंस, क्योंकि उससे पहले मैं कभी किसी ट्रायल्स पे गया नहीं था। वो एक ओपन ट्रायल थे पूरे पाकिस्तान के लिए, तो वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने वो टीम सेलेक्ट की थी, और बड़ा ही फेयर किस्म की सिलेक्शन उसमें हुई थी। तो उसमें मैं जिक्र करूंगा कि अगर फेयर सिलेक्शन ना होती तो हो सकता हम भी ना खेलते। तो फेयर सिलेक्शन हुई, जिसकी वजह से कामरान अकमल, शोएब मलिक और इस तरह के लड़के, बाकी क्रिकेटर्स भी उस टूर पे आए, तौफीक उमर वगैरह और भी लड़के आए, फैसल इकबाल वगैरह। तो उसमें यह हुआ कि पहले रावलपिंडी के ट्रायल्स हुए, उसमें सिलेक्शन हुई, फिर पंजाब के ट्रायल्स हुए, पंजाब के ट्रायल्स में हम लोग गए, वो हमने सेलेक्ट हुए, लाहौर के लिए गए। तो उसके बाद फिर जब पूरे पूरे पाकिस्तान से तमाम सूबों के जो टॉप के प्लेयर्स हैं, उनको इन्होंने कजाफी स्टेडियम में ट्रायल्स के लिए बुलाया। तो उस टाइम के सेलेक्टर्स ये हारून रशीद, आगा जायद, शामुद्दीन, अजहर खान, ये लोग होते थे। तो उस टाइम ओपन ट्रायल में हम लोग गए। मैंने तो कजाफी स्टेडियम या स्टेडियम में, बड़े स्टेडियम में पहली दफा जाके बॉलिंग की। तो स्क्वेयर का आपको पता है कि वो काफी ग्रीन होता है, लश ग्रीन होता है, तो आपको ऑब्वियसली वहां पे बॉलिंग के लिए आपको स्पाइक्स की जरूरत होती है। तो मैंने स्पाइक्स में कभी क्लब क्रिकेट में बॉलिंग नहीं की थी कभी, मतलब वही बात, हमने कभी खरीदे भी नहीं थे। तो वो फिर किसी लड़के से 1-2 दिन के लिए ट्रायल्स के लिए स्पाइक्स लिए, उधारे स्पाइक्स लिए, और वहां जाके पहली दफा स्पाइक्स में बॉलिंग की। तो अल्लाह का कुछ करना ऐसा हुआ कि वो जो उस टाइम की जो सिलेक्शन, वो सिलेक्टर्स जो थे, उनकी जो नजर थी उस टाइम, उन्होंने जो जो लड़के पिक किए थे, तो बड़े जबरदस्त, वो उसमें से 6-7 जिसका आपने जिक्र किया, फिर बाद में जाके पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो मेरा ये टूर जो था हमारा फॉरेन टूर, मतलब ऑब्वियसली क्लब क्रिकेट तो खेला था, मगर मैं अवे टूर कभी नहीं किया था। तो उस टूर पे हम गए, हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हम लोग लॉर्ड्स के फाइनल में भी खेले। उसकी एक खास बात ये भी है उस वर्ल्ड कप की, कि मैं एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर गया था। तो उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की तरफ से मेरा हाईएस्ट स्कोर था बैटिंग एट नंबर 7 और 8। तो मैं मतलब उसमें मेरे 250 से 148 था। तो उसमें ये बाजिद खान, शोएब मलिक, कामरान अकमल, फैसल इकबाल, तौफीक उमर, हमारी इतनी अच्छी टीम थी उसमें। तो मैं 7वें 8वें नंबर पे जाता था, तो मेरा हाईएस्ट 212 रन मैंने किए थे उसमें। तो बड़ा अच्छा टूर रहा था मेरे, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, बड़ा मैंने सीखा उस टूर से। अच्छा यासिर भाई, वहां से तो आपने सीखा, उसके बाद आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, बड़ी सक्सेसफुल क्रिकेट खेली आवाज नहीं आ रही पाकिस्तान के। आपकी, सॉरी, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? सोहेल भाई, अगर आप बोलें, अगर आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो यासिर भाई को दोबारा कनेक्ट करते हैं और दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, और उनसे जानते हैं उनके कैरियर के हवाले से, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली, क्रिकेट के मैदानों में। सुहेल भाई, थोड़ी सी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यासिर अरफात का कैरियर आपने ओवरऑल देखा, हर लीग में हमें नज़र आते थे, बॉलिंग स्पेशलिटीज़ तो थी, लेकिन बैट के साथ भी उन्होंने मैचेस फिनिश किए। बिल्कुल किए हैं। और अगर मैं बात करूं काउंटी चैंपियनशिप की, वहाँ उनकी सेंचुरीज हैं। केआरएल के लिए तो खैर बहुत ही आउटस्टैंडिंग 170 रन की एक इनिंग्स उन्होंने खेल दी थी बड़ी मुश्किल कंडीशंस में आके। और अगर बैटिंग की पाकिस्तान की बात की जाए, टेस्ट में तो उनके रन हैं ही। एक बार मोहाली में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान बहुत कम स्कोर पे आउट हो जाता अगर वहाँ पे ये अपने वो कीमती 27 रन ना बनाते। तो बैटिंग एबिलिटीज भी हमने इनकी बहुत ज़्यादा देखी हैं ओवरऑल।
टेस्ट मैच में बिल्कुल अपनी पहली टेस्ट इनिंग्स में टेस्ट 44 मैच में रन इनकी 50 भी मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। वो 50 बड़े जबरदस्त मैच में थी, एक बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड ठीक वाले मैच में थी, जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है 765 पाकिस्तान ने किए थे, उसमें उन्होंने 50 स्कोर की थी, जिसमें यूनुस खान की ट्रिपल सेंचुरी थी और उसमें कामरान अकमल के साथ अब पार्टनरशिप इनकी बड़ी शानदार रही थी। और एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि वो जो टेस्ट मैच था बड़ा तारीखी टेस्ट मैच था, क्योंकि एक तो यूनुस खान ने उसमें ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी और अब तो टेस्ट क्रिकेट माशाल्लाह से वापस आ गई है पाकिस्तान में, लेकिन उससे पहले जो मुकम्मल एक टेस्ट मैच पाकिस्तान में हुआ था 10 साल के गैप से पहले, वो यही टेस्ट मैच था जिसमें यूनुस खान ने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी। और बड़ा एक तारीखी वाकया भी है। चल रही हनीफ मोहम्मद से रिलेटेड थोड़ा सा बताएंगे आप हमें, मौके का फायदा उठाते हैं उस टेस्ट मैच के रिलेटेड। हनीफ मोहम्मद का जो रिकॉर्ड था यूनुस खान तोड़ने के करीब थे, 306 रन पर वो नॉट आउट थे, और जब अगले दिन वो सुबह आए तो वो 313 रन बनाने के बाद वो बोल्ड हो गए, और हनीफ मोहम्मद साहब को भी एक दिन लग रहा था कि उनका रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन वो रिकॉर्ड टूटा नहीं और यूनुस खान 313 बना के बोल्ड हो गए। ठीक है यासिर भाई हमें दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं और देखते हैं। यासिर भाई आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। अच्छा यासिर भाई आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप खेलते रहे अंडर 19 के बाद, और फिर जब पाकिस्तान के लिए आपका डेब्यू हुआ तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? बिकॉज रावलपिंडी से अगर हम देखें तो इतने टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए नहीं आए, और जब आपको ये जर्सी पहनने का मौका मिला, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, हाउ वाज दैट फीलिंग, हाउ वाज दोज इमोशंस, और क्या सीनियर से बात हुई, क्योंकि उस वक्त की टीम भी एक बड़ी सुपरस्टार टीम हुआ करती थी। जी बिल्कुल, 2000 में मेरा डेब्यू हुआ श्रीलंका के खिलाफ। तो फीलिंग ये है कि उससे पहले हम लोग अंडर 19 वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेल के आए थे, तो हमारे काफ़ी अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन था। फिर उस टीम से फिर लड़के हमारी टीम में आए, इमरान नज़ीर, फैसल इकबाल, फिर यूनुस भाई का भी डेब्यू उसी मैच में था। तो एक इमरान अब्बास लड़के थे, उनका डेब्यू था। हम 3 लड़कों का उस मैच में डेब्यू हुआ था श्रीलंका। तो ऑब्वियसली अच्छी फीलिंग थी। मतलब हर बंदा एम करता है कि पाकिस्तान की जो टॉप क्रिकेट है वो वनडे टेस्ट क्रिकेट ही है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। तो एक ख्वाब था, पूरा हुआ। मेरे से ज़्यादा मेरे वालिद साहब को, मेरी फैमिली को बहुत खुशी हुई थी, मेरे भाइयों को बड़ी खुशी हुई थी कि मैं पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हुआ और पाकिस्तान के लिए खेल रहा था। तो बड़ी अच्छा लगा। फिर ऑल्दो वो मैच हम लोग हार गए, उसमें मैंने एक आउट किया था, जयसूर्या को आउट किया था। ज़्यादा बॉलिंग लंबी की नहीं थी, 5 ओवर करवाए थे। और उसके बाद फिर ये है कि एंड जो था अच्छा नहीं होता। तो मैच हम हार गए थे, मगर उससे उससे भी बुरी चीज़ ये हुई कि मुझे वेरी नेक्स्ट डे मुझे टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया था। और पाकिस्तान टीम लाहौर जा रही थी और मैं रावलपिंडी वापस जा रहा था। बिल्कुल, और मुझे याद है कि उस मैच से पहले एक प्रैक्टिस मैच में भी आपने जयसूर्या को आउट किया था, उसके बाद फिर वो वनडे मैच आपको मौका मिला खेलने का, और प्रैक्टिस मैच के बाद। अच्छा, एक और फैक्ट बताता चलूं कि ये बड़े रेयर केसेस है, मैं कल सुबह देख लिया था कुछ और चीजें, कि यूनुस खान के साथ इनका वनडे डेब्यू हुआ, और जब टेस्ट डेब्यू हुआ तो यूनुस खान इनके कप्तान थे। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, और बड़े पाकिस्तान में ही होते हैं इस तरह की चीजें भी। अच्छा, मैं एक और आपकी याद जानना चाहूंगा। डबल विकेट वसीम अकरम के साथ आपने खेला है, एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, बड़े लेवल पे हुआ था, वैसे शाहिद आफरीदी थे, लेकिन उसके बाद आपने उनके साथ डबल विकेट खेला। कैसा लगा जब वसीम अकरम जैसे लेजेंड के पार्टनर बने उस टूर्नामेंट के अंदर और फाइनल खेला आपने? बिल्कुल, वो उस टाइम डबल विकेट हुआ करता था मेरे ख्याल से, हर 1-2 साल बाद या हर साल हुआ करता था। शोएब मलिक, इमरान ज़हर की टीम होती थी, फिर उसके बाद अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक होते थे, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी, इनका पेयर था। तो उसमें वालदान की फौत हो गई थी शाहिद अफरीदी की, तो उनको वापस जाना पड़ा। तो फिर पीसीबी ने मेरे से रब्ता किया और फिर मैंने जाके हाफ में ज्वाइन किया था। तो वसीम भाई के साथ पेयर किया और बड़ा मतलब खुशी हुई उनके साथ। पहले भी वो डेब्यू जब मैं खेला तो वसीम भाई भी उस मैच में थे, और उसके बाद फिर दोबारा इनके साथ कैच भी उन्होंने ही लिया था, वसीम भाई ने लिया था। बिल्कुल, बड़ी बड़ी तो वो तो फिर जाते साथ ही पहला मैच में खेला, तो पहले मैच में मैं मैन ऑफ द मैच हो गया था। मैंने कोई 50 के 55 रन किए थे, कोई 24 बॉलों पे, 23 बॉलों पे। तो फाइनल हम लोग हार गए थे, शोएब मलिक और इमरान नज़ीर की टीम काफी अच्छी थी, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वो। अच्छा, अब मैं आपसे उस मोमेंट के हवाले से जिक्र करना चाहूंगा जो मुझे याद है आपके हवाले से बड़ी मेमोरेबल है। इंग्लैंड के अगेंस्ट सुपर सब बनकर आप आते हैं और आते साथ ही फ्लिंटॉफ को बोल्ड करते हैं। जरा वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिएगा। क्या कोई फ्रस्ट्रेशन थी इतना अर्सा बेंच पे बैठने की, इतने अर्से बाद कमबैक करने की? थोड़ा सा इस पर नजर डालिएगा। अच्छा, वो इस मैच से पहले की बात आपको एक चीज बताऊं कि वो मेरा डेब्यू 2000 में और 2005 में ये मैच हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने मतलब तीसरा मैच था मेरा पाकिस्तान के लिए। तो इस अरसे में 5 सालों में मैंने पाकिस्तान के लिए टोटली उस मैच को मिला के 17 ओवर बने मेरे, 5 और 5 और फिर 7।
तो 17 ओवर मैंने 5 सालों में किए पाकिस्तान के लिए। तो आजकल और जैसा बीच लोग में बात एक करते हैं वनडे ना कि मैच के अंदर महिला जयवर्धने की विकेट भी ली। जी 2001 में, तो वो लोग आजकल हाँ, बात करते हैं कि लोगों को प्रॉपर चांस देना चाहिए, चांस देना चाहिए। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल मेरे लिए उस टाइम हुआ था कि मैं 5 साल के अरसे में मुझे टोटली 17 ओवर दिए गए, और उसमें जो मैंने आउट किए जयसूर्या और जयवर्धने की, जिसका आपने जिक्र किया, और उसके बाद फिर फ्लिंटॉफ की विकेट ली। तो मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में कंटिन्यूसली हर साल खेला करता था और टॉप किया करता था। 2001-2 की बात है कि मैं उस टाइम प्लेयर ऑफ द ईयर भी हुआ था। 91 विकेट्स ली, 750 रन मेरे फर्स्ट क्लास में किए थे। तो उसके बावजूद मुझे सिलेक्शन नहीं हुई, पाकिस्तान टीम में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तो फिर इस तरह हुआ कि फिर एशेज 2005 की जो आपने मैच की बात की, तो एशेज उस टाइम में ये लोग जीत के आए हुए थे। तो इनका पहले ये लोग टेस्ट मैचेस खेले, तो पिंडी में, रावलपिंडी में एक इनका प्रैक्टिस मैच हुआ। एक भागे जिना लाहौर में हुआ और एक पिंडी में। तो पिंडी में वाला मैच मैं खेला, तो उस मैच में मैंने 9 आउट किए, 5 और 4, जिसमें 7 मैंने बोल्ड किए थे। पीटरसन और इयन बेल और जितने भी ये प्लेयर थे ट्रेस्कॉथिक आए हुए थे, तो उसमें से मैंने 9 विकेटें ली। तो उसमें इमरान ताहिर भी उन दिनों में पाकिस्तान के लिए खेला था। तो उस प्रैक्टिस मैच में इमरान ताहिर, बाजिद खान और ये फैसल इकबाल, काफी लड़के उस मैच में, बल्कि इवन मिसबा भी वो मैच खेल रहे थे। तो हम लोग इकट्ठे खेल रहे थे। तो उसकी परफॉर्मेंस की बिना पे मुझे उन्होंने फिर अगेन, जिस तरह आपने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ मैं खेला, तो मुझे फिर वो मैच मिला उस, और मुझे श्योरिटी वो उस मैच उस दिन तक, बल्कि मुझे मालूम नहीं था कि मैंने ये मैच भी खेलना है, क्योंकि उससे पहले 1-2 मैचेस हो भी चुके थे, तो मुझे श्योर नहीं था कि मैंने खेलना है। तो उस मैच में मुझे मौका मिला, और फिर फ्लिंटॉफ का आपने जिक्र किया, तो उसकी विकेट हासिल की। फिर एक मेरा एक स्लिप पे कैच निकला था, वो फर्स्ट स्लिप में कैच छूट गया था। तो कहने का मकसद ये है कि 5 सालों में आप 17 ओवर करें। तो अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ मीडिया पे बैठते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि जी यासर अरफात को इनफ चांसेस मिले। तो अगर इस तरह की अगर चांसेस की आप बात करते हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का फेयर चांस अगर है, तो आई डोंट थिंक सो ये आप फेयर चांसेस को आप कह सकते हैं। वैसे स्टैट्स की बात करें, 2000-2001 में 73 विकेटें हैं, फिर 2001-2 में आपने जैसा खुद का 91 विकेटें हैं, फिर एक सीजन में 60 विकेटें, फिर एक 53 विकेटें। उसके बाद भी अगर ये चांस है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और लिस्ट एक है तो रेडको के लिए फाइनल खेलना, फिर केआरएल के लिए 2000 के अंदर जी फाइनल खेलना, और सेकंड मोस्ट जी विकेट जी। टेकर वनडे टूर्नामेंट में बनना। तो यार बहुत सारी चीजें हैं, अगर स्टैट्स और उस पर जाए तो बड़ा फिर वो होता है असल कि इस में तरह के बात ये है कि मीडिया में लोगों को जो इस शोबे से ताल्लुक जिनका है मीडिया से, और ये लोग, इन लोगों को पता होता है सबको। जिस तरह आप देखें ना, आपने वर्क काम किया इतना, तो आपको देखें एक एक चीज मुझे बता रहे हैं। इवन कुछ चीजें आप ऐसी मुझे बता रहे हैं जो मेरे जहन में भी अभी आ रही हैं कि यार ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। रेडको का भी आपने जिक्र किया। इधर रेडको में हमारे साथ इंजमाम, वकार भाई, ये लोग, हम लोग इकट्ठे खेले वहां पे, चैंपियन हुए थे हम लोग वहां पे खेले। शबीर खेले। तो ऐसी चीजें आप बता रहे हैं, तो लोगों को ऑब्वियसली पता होता है, मगर वो टीवी पे आई डोंट नो क्यों नहीं हाईलाइट करते। क्या रीजन है कि आजकल देखिए कोई बंदे ने अगर 200, 250, 300 विकेट लिए होती हो, तो उनके लिए जुलूस निकल रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा प्रोपेगेंडा, या जो आपको जिस तरह आप उसको बात कर लें, कि ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि उसने पता नहीं, ठीक है, फेयर इनफ, उसको चांस मिलना चाहिए। मगर अगर मेरे स्टैट्स अगर आप देखें, तो 1500 विकेटें बनती हैं पूरे इसमें करियर में मेरे। ठीक है, 11,000 फर्स्ट क्लास रन बनते हैं। ठीक है, 790 विकेटें जिसका आपने जिक्र किया। और ये एक माइलस्टोन है, एक अचीवमेंट है ये। 1-2 सालों में या 3-4 सालों में ये चीज नहीं आती। 20 साल मैंने कंटिन्यूसली खेली। और वो जो मैंने जिक्र आपसे पहले किया कि जो मेरे एक्सटेंसिव ट्रेनिंग जो मैंने की हुई थी, पहले योगा की या कराटे की या क्लब क्रिकेट में जो मैंने बचपन से हार्ड टाइम दिखा था, तो ये 20 साल जो गुजारे मैंने, या फिर लीग का आपने जिक्र किया, काउंटी क्रिकेट मैंने 13 साल काउंटी क्रिकेट खेली। तो वो वैसे नहीं खेली जा सकती। तो इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री है, बड़ा बैकग्राउंड है, बड़ी मेहनत है। तो यहाँ पे आके अक्सर मीडिया पे बंदे आके जिक्र कर देते हैं कि जी हमने यासर अरफात को बड़ा चांस दिया। तो बड़ी अफसोस होता है देख के वो। अच्छा आप यार जी शायद जी पूछिए। सुहेल भाई, नहीं नहीं, आप आप पूछिए। पूछना। जी जी, आप पूछ। मैं एक अच्छा, बात तो अगर मुझे आप मौका दे रहे, अगर बिल्कुल। आप मुझे मौका दें, तो मैं एक बात की तरफ जाना चाहूंगा। यासिर भाई, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपने बहुत सारी खेली, आपने उन प्लेयर्स के साथ खेली कि जो आगे जाके पाकिस्तान को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, आप भी उनमें खुद शामिल थे। कोई कप्तानी ऐसी भी की। मेमोरी, कप्तानी भी की, कोई ऐसी मेमोरी आप हमें बताएं, कोई ऐसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ड्रेसिंग रूम आपने बहुत सारे प्लेयर्स के साथ शेयर किया, पाकिस्तान ए के लिए बहुत सारे प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया होगा, कोई ऐसी मेमोरी बताएं जो आपको याद हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपसे रिलेटेड हो, किसी और स्टार से रिलेटेड हो, जरूर जानना चाहेंगे आपसे। मुश्किल सवाल कर दिया। इस चीज में मैं थोड़ा सा हल्का हूँ, जरा स्टोरीज वगैरह बताने में मैं बहुत हल्का हूँ नॉर्मली।
इन चीज़ों में शोएब मलिक, ये काफ़ी लड़के हैं, बड़ी अच्छी इनकी स्टोरीज होती हैं बताने के लिए होती है। बट वही बात है, मेरे ऑन द टॉप ऑफ द माई माइंड अभी कुछ ऐसी चीज़ आ नहीं रही। बीच में अगर कोई ड्यूरिंग हमारी डिस्कशन कोई ऐसी चीज़ मुझे याद आ गई तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। जरूर जरूर, अच्छा, जी मैं सर भाई। एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। आपने पाकिस्तान के लिए जितनी भी क्रिकेट खेली, आईसीसी इवेंट सारे खेले, वर्ल्ड कप 2007 में भी टीम का पार्ट रहे, और टी20 वर्ल्ड कप तो आपने रेगुलरली खेले, कुछ में इंजर्ड हुए, कुछ में और मामलात रहे, उसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली। लेकिन हर लम्हे में हमने यासिर अराफात को एज रिप्लेसमेंट प्लेयर ही देखा कि कोई नहीं है बुला लो, कोई नहीं है यासिर अराफात को बुला लो। ये चीज कैसा लगता था यार? मतलब क्या आपको लगता था कि मैं क्या किया हूँ कि मैं इतने परफॉर्मेंस करने के बाद भी मैं रिप्लेसमेंट पे जा रहा हूँ? बस वही पहले तो ये थोड़ा इसको कह सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं इस मेरे करियर को, कि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो उस टाइम पाकिस्तान टीम में अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद टॉप के प्लेयर से, टॉप परफॉर्मर से पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्व किया उन्होंने, बड़े मैचेस जिताए इन लोगों ने। तो उस टाइम मेरे से अक्सर ये जिक्र किया जाता था कि जी यार उनके होते हुए यासिर की ऑलराउंड परफॉर्मेंस एज ऑलराउंडर टीम में जगह नहीं बनती। मगर इन बिटवीन हमने देखा ये है कि कई ऐसे प्लेयर्स को उन्होंने खिला दिया कि जो ना तो वो उतनी उनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में होती थी, और ना ही वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते थे कि यार ये ऑलराउंडर हैं या कुछ उनकी रिप्लेसमेंट में। तो मुझे उस टाइम भी इग्नोर किया गया। इवन इंग्लैंड का एक टूर था यहाँ पे 2003 में, तो यहाँ पे भी मतलब बैट्समैन थे तो उनको ऑलराउंडर डिक्लेयर कर दिया था कि ये थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, तो उनको टूर करा दिया गया था। इस जब मैं प्लेयर ऑफ द ईयर था उस सीजन में, डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस आपने अभी बताई, तो बड़ा अजीब फील होता था। हमेशा यही हुआ, चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप आप बात कर लें, इंडिया में चैंपियन ट्रॉफी के लिए गए थे हम लोग, वहां पे भी एक मैन मैच खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर वही बात 7 ओवर 5 ओवर किए, एक आउट किया बैटिंग में उसमें, बल्कि आई थिंक आपको याद होगा कि टॉप स्कोर 90 पे पाकिस्तान की टीम अंडर 100 स्कोर आउट हुई थी, तो उसमें भी मेरा बिल्कुल 29 रन बिल्कुल, बैटिंग में हाईएस्ट था। 47 फॉर 8 अगेन था और आपने अगेन वहां 27 रन किए थे। बिल्कुल। जी, तो अगेन उसमें भी मुझे ड्रॉप, उसके बाद फिर ड्रॉप कर दिया गया। मुझे रीजन कोई समझ नहीं आती, या तो मुझे वो एडजस्ट नहीं होने देते थे टीम में, या फिर जिस तरह आप बात करते हैं ना कि डायनामिक्स कह लें या पॉलिटिक्स इसको कह लें, कि आपको ये एक तो होता है कि आपको, एक तो पॉलिटिक्स आपकी रीजन में होती है, रीजन में आप जब निकल जाते हैं, उनके हाथ से निकल जाते हैं, परफॉर्म करते करते आप एक हाईलाइट होना शुरू हो जाते हैं कि यार इस बंदे ने परफॉर्म किया, इसको मौका मिला। तो आप जब सिलेक्टर आपको सिलेक्ट करते हैं तो चलो सिलेक्टर आपको सिलेक्ट करके, जब टीम में आप जाते हैं वहां की डायनामिक्स, वहां की पॉलिटिक्स और होती है, तो वहां पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। वहां तक पहुंच जाते हैं, मगर कुछ ऐसी चीज होती है कि वहां पे जब आप जाते हैं तो आई डोंट नो, वहां के लोग आपको चाहते नहीं है कि आप वहां ज्यादा अरसा रहें, या किसी को थ्रेट होती है कि उनकी प्लेस ले ली जाएगी। तो जिसकी वजह से ये है कि मुझे हमेशा वहां तक मैं पहुंच जाता था, तो जो ही मैं खेलता था तो मुझे उस तरह का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी कि 5 ओवर करा दिए कि कहीं ये 10 ओवर पूरे ना कराने कराने पड़ जाएं, या इस तरह की चीज। फिर एक एग्जांपल आपको मैं और इस चीज की देता हूँ, इसको मैं अटैच करता हूँ अपने डेब्यू से, टेस्ट डेब्यू से। तो वहां पे भी आगे ये हुआ कि हमारे बॉलिंग अटैक जो भी थी सारी इंजर्ड हो गई थी। इवन 2 दिन पहले मैं अभी शावर से फर्स्ट क्लास का मैच खेल के आ रहा था रावलपिंडी में, मैं किसी के घर पे था, सॉरी हॉस्पिटल में था, किसी की तीमारदारी करने गया हो, तो वहां पे मुझे बोर्ड से फोन आया कि जी आपने कल का मैच, आप अंदाजा करें कि अगला दिन कलकत्ता में मैच होना है, मैं रावलपिंडी में बैठा हूँ, और मुझे बोर्ड से फोन आता है कि जी आपने जाके कलकत्ता में कल बॉलिंग आपने मैच खेलना। अब अंदाजा लगाएं। उसके बाद फिर यूनुस भाई का मुझे फोन आता है, क्योंकि यूनुस भाई को शोएब मलिक कप्तान थे टूर पे, वो इंजर्ड हुए, तो यूनुस भाई को कप्तानी दी गई। तो यूनुस भाई का मुझे अचानक फोन आता है, कहते हैं यार यासिर जल्दी आपने पहुंचना है, अगर आप पहुंचे नहीं तो मुझे लगता है कि मुझे बॉलिंग करनी पड़ेगी, हमारी बॉलिंग खत्म हो चुकी है, सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं। और इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा टूर था इंडिया का। तो फिर उन्होंने मुझे वाया दुबई की फ्लाइट ली, और मैं पहुंचा वहां पे, कलकत्ता पहुंचा, तो वहां पे 9 बजे टेस्ट मैच शुरू होता है। तो मेरा कोई इस तरह का हुआ कि मैं 9:30 बजे कोई एयरपोर्ट से निकलते आते आते रास्ते में, तो 9:30 हो गए। तो इतने में जब मैं पहुंचा तो मैच स्टार्ट हो चुका था। अदरवाइज इनका प्लान ये था कि मुझे इस मैच में खिलाना था। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक प्लेयर जो इतना परफॉर्म करने के बावजूद जब उसको टेस्ट डेब्यू मिलता है, तो उसका क्या उसकी प्रिपरेशन है, क्या उसका माइंडसेट क्या है, किस माइंडसेट से वो जाके इंडिया में जाके फ्लैट पिचेस पे दुनिया की टॉप बैट्समैन बैटिंग के खिलाफ कैसे परफॉर्म करेगा। अच्छा, वो मुझे अल्लाह का करना ऐसा हो कि मेरे लिए वो बेहतरी थी कि मुझे मौका मिल गया, मुझे अपने आप को ट्रेन करने का, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करने का, कि मैं एक हफ्ता 7-8 दिन उन टीम के साथ रहा, वहाँ ट्रेनिंग करता रहा, अपना माइंड को बनाता रहा कि अगर अगर मुझे अगला मैच, क्योंकि एक मैच और अगर बेंगलोर में था, तो मैंने कहा अगर मेरा मैच, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वो मैच में उसके लिए मैं तैयार होता हूँ।
तो वो अल्लाह का करना ऐसा हो कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने भलाई की कि उसमें मुझे गैप मिल गया और मैंने ट्रेनिंग की। फिर मैं जब उस मैच में खेला और वो सबके सामने है कि मैंने डेब्यू पे जैसी परफॉर्मेंस की, तो वो सबके सामने है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ही वाहिद क्रिकेट है जिसमें आप अपने आप को शो कर सकते हैं कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है और कितना आप में टैलेंट है। क्योंकि आप में बैटिंग का भी पूरा चांस है, बॉलिंग का भी पूरा चांस है। मजे की बात यह है कि उसमें बॉलिंग का मुझे कोई ज्यादा ही चांस मिल गया कि उसमें भी शोएब भाई हमारे इंजर्ड हो गए, तो मुझे पहले डेब्यू टेस्ट में मुझे पहली इनिंग में 40 ओवर करने पड़े फ्लैट ट्रैक पे, और दूसरी इनिंग में मुझे फिर 20 ओवर पर। डेब्यू पे मैंने 60 ओवर की। अच्छा यासिर भाई, टेस्ट क्रिकेट की तरफ मामला चल ही पड़ा है तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि शाहजेब वो जो भाई आपकी टेस्ट आवाज मैच फिर नहीं आ रही, अच्छा मेरी आवाज फिर नहीं आ रही, सुल भाई आपकी आवाज आ रही? दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है? आज दोबारा आप कनेक्ट कर लें, दोबारा आपको लेते हैं और दोबारा आपसे बात करते हैं यासिर भाई। वैसे सुल भाई, उस टेस्ट मैच का इख्तिताम बड़े ड्रामाई अंदाज में हुआ था। लाइटें चला दी गई थी, अनिल कुंबले कप्तान थे, बेंगलोर में उनकी बहुत चलती भी थी, उसके बाद वो परेशान हो गए थे, काफी फ्रस्ट्रेट हमें नजर आ रहे थे। मिसबाह उल हक बैटिंग कर रहे थे, मिसबाह को वो आउट नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सा आप बताएंगे, आप तो मतलब बहुत ज्यादा हिस्ट्री आपको पता अच्छा, उस होती है। टेस्ट मैच की मैं आपको बताता हूँ। उस टेस्ट मैच की शुरुआत भी ड्रामाई हुई थी। यासिर भाई आएंगे तो उनसे ये जरूर पूछेंगे कि पहले ही स्पेल के आवाज आ गई। अंदर, लंच से यासिर भाई पहले आ मुझे गए, याद है। यासिर भाई आ जी गए। जी यासिर भाई आ भी चुके हैं, तो यासिर भाई उस टेस्ट मैच की यादें हम डिस्कस कर रहे हैं। ये डेब्यू हुआ, पहला सेशन, जी जी राहुल जी जी द्रविड़ आपकी पहली टेस्ट विकेट बने, वसीम जी जी जाफर, वीवीएस लक्ष्मण, पहले ही उसमें आते ही आपने 3 आउट किए। फिर बाद में फ्लैट ट्रैक था, गंगुली ने रन किए और चीजें बड़ी हुई। लेकिन उसकी जी जी यादें, उसका जो एंड हुआ बड़ा, उसमें आपने रन बहसियत बैट्समैन भी बनाया, मिसबा के साथ पार्टनरशिप की। फिर उसका एंड भी जी बड़ा जी अनोखा किस्म का हुआ, और बाद में ड्रामा ही जो है वो एंड। लाइटें जली और अनिल कुंबले ने जो वहां लाइटें जलवाई, बड़ा सिलसिला रहा। तो टेस्ट मैच की ओवरऑल मेमोरीज क्या है? उसमें बड़ी पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी आपकी। तो पहले स्पेल का जरूर बताइएगा, फिर ओवरऑल बताइएगा। और जी जी। खास तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मिसबाह उल हक को बहुत कोशिशों के बाद भी आउट नहीं कर सके थे इंडियन स्पिनर्स, और अनिल कुंबले काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे जब एंड में लाइट्स ऑन कर दी गई थी और मैच कॉल ऑफ कर दिया गया था। हाँ, उसमें इस तरह हुआ कि डेब्यू, फिर मैंने बताया कि डेब्यू हुआ और कुछ समी ने आउट किया गौतम गंभीर को, और फिर फिर मैं जब फर्स्ट एंड में मुझे लेके आए गए, फिर से मैं शोएब भाई भी थोड़ा अनफिट हो गए थे। फिर उस मैच में उन्होंने मेरे ख्याल से बाद में जाके बॉलिंग की थी। तो फिर जब मैंने डेब्यू किया, बॉलिंग स्टार्ट की अपनी, तो मेरे ख्याल से दूसरे ओवर में मैंने द्राविड को आउट किया। फर्स्ट स्लिप में मिसबा ने मेरा कैच पकड़ा था, तो वो मेरी पहली विकेट थी। और उसके बाद फिर लक्ष्मण आए, लक्ष्मण को बोल्ड किया, वसीम जाफर को लेग बिफोर किया। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि उनके 60 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके। तो वो जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि मुझे कोई ज्यादा ही बॉलिंग मिल गई थी उस मैच में, कुछ 40 ओवर करने पड़ गए थे मुझे। और इस तरह हुआ कि शोएब भाई तो बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तानिश, मैं और समी, 3 बॉलर रह गए थे। और बेंगलोर की फ्लैट पिच, और दादा साहब सामने बैटिंग कर रहे हैं, सौरव गंगुली बैटिंग कर रहे हैं, युवराज बैटिंग कर रहे हैं। तो वो फिर पिच फ्लैट हो तो बॉल पुराना हो गया, कुकाबुरा का बॉल जब पुराना हो जाए तो वो तो वैसे ही स्विंग नहीं होता और कुछ भी नहीं। तो दानिश से भी स्पिन नहीं हो रहा था, तो दानिश बॉलिंग कर रहा, तो वो उनकी पार्टनरशिप को इस तरह लगी कि 250 पौने 300 तो सौरव गंगुली ने कर दिया, युवराज ने 160-70 कर दिया। तो मेरी हालत ये हो गई थी कि मैं पहले दिन जब मैं वापस होटल गया तो मैंने कोई 22-23 ओवर के दिन में कर दिए थे। तो मैं जब होटल वापस गया तो मेरे पैरों की उंगलियों में, सारी उंगलियों में छाले पड़ गए थे, वो खून निकलना शुरू हो गया था। तो मेरे से चला नहीं जा रहा था, तो मुझे वो कैंची चप्पल जो होती है वो पहननी पड़ गई, मैं शूज भी नहीं पहन सका रात को। तो अगले दिन जब मैं आया तो मैं वो टेपें चढ़ा रहा हूँ और बैठा हूँ फिजियो से, मैंने कहा कि यार मुझे कोई रुई दे दो या कोई टेप चढ़ानी है मैंने उंगलियों पे, मैंने बॉलिंग करनी है मैं जाके। तो वो मैं खून वाली उंगलियां फिर वो करके मैं बॉलिंग करने गया दोबारा। बड़ा मुश्किल किया, कोई पेन किलर खाए ताकि वो दर्द ना हो। तो बॉलिंग का फिर सुबह शुरू की, और फिर वही बैटिंग, वो लगे हुए थे वो लोग फ्लैट पिच पे बैटिंग कर रहे थे, हमें पिद्दी करा रहे थे हमारे। तो उसमें फिर ये हुआ कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि फिर उनकी विकेटें दानिश ने मेरे ख्याल से या समी ने किसी ने आउट किए, तो आखिर में उनकी कोई 2-3 विकेटें रह गई थी। तो यूनुस भाई मेरे पास आए, तो उन्होंने, मतलब बड़ी फनी स्टोरी है कि उन्होंने मुझे कहा कि यासिर तुम देखो तुम्हारा डेब्यू है, तुम्हारा और मेरा डेब्यू इकट्ठे हुआ है, और देखो फिर अब तुम मेरे साथ मेरी कप्तानी में खेल रहे हो, तो कितना अच्छा मौका तुम्हारे लिए है कि तुमने 3 विकेटें ऑलरेडी ली हुई हैं। अब उनके लास्ट विकेट से 3 विकेट से, इसमें से अगर तुम 2 विकेटें ले लो तो तुम्हारी 5 विकेटें हो जाएंगी, और इससे बड़ा एजाज की क्या बात होगी कि तुम बैंगलोर जैसी फ्लैट पिच पे, और वो भी इंडिया की इतनी टॉप क्लास बैटिंग के खिलाफ 5 खिलाड़ी आउट करो, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। तो जो इनाम अगर तुम्हें बोर्ड से मिलेगा तो हम लोग शेयर कर लेंगे, मजाक में उन्होंने कहा कि हम लोग शेयर कर लेंगे। मैंने कहा यूनुस भाई कैसी बात कर रहे हैं, चलो। फिर उन्होंने मुझे हौसला दिया एज ए कैप्टन, जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज एक हैं।
तो उन्होंने मुझे हौसला दिया और फिर मैंने कहा चलो ठीक है और जोर लगाते हैं, थोड़ा बॉलिंग करते हैं। तो वो फिर कार्तिक बैटिंग 50 पे, आई थिंक कार्तिक भी बैटिंग कर रहे थे, तो उनकी एज लगा, कामरान ने कैच पकड़ा, आउट बिहाइंड हुआ, और फिर हरभजन सिंह मेरी 5वीं विकेट थी, लेग भी 4 हुए वो। तो मतलब बड़ा अच्छा, मतलब मोटिवेशन, कप्तान की तरफ से मोटिवेशन मिली, और उन्होंने मतलब एफर्ट की, मैंने मतलब 5 विकेटें हासिल की। फिर जब वो बैटिंग की बारी आई हमारी, तो हमने भी काफी अच्छा स्कोर उसमें स्कोर किया। हमारे मिसबा ने मेरे ख्याल से स्कोर किया था, काफी बड़ी सेंचुरी की थी। कामरान ने स्कोर किया था, उसने भी मेरे ख्याल सेंचुरी की थी। एक दो और 50 भी हुए थे, यूसुफ भाई और यूनस भाई ने भी किया था। इन लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। मैंने भी नीचे से जाके 44 रन किए थे, वो भी डेब्यू किए। अगर 50 रन हो जाते वो भी एक रिकॉर्ड हो जाता कि डेब्यू पे 50 और साथ 5 विकेट। तो उसका ये है कि मिसबा ने काफी अच्छी उस टूर पे बैटिंग की, स्पिन की। हमें तो मास्टर था मिसबा को, तो हम जानते थे कि वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग और टेक्निकली स्पिनर के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है। तो उस पूरे टूर पे मिसबा ने जो दिल्ली का मैच था उसमें भी उसने स्कोर किया था, 80 किया था नॉट आउट, और दूसरी इनिंग में भी 40 रन किए थे। वो पाकिस्तान मैच जीता था। दूसरे मैच में भी उसने 100 किया था, और इस मैच में भी उसने 100 किया। तो मिसबा का बड़ा अच्छा टूर रहा था वो। बड़ी जबरदस्त आप यादें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अब कुछ आते हैं आपके इंग्लैंड के सफर के ऊपर। स्कॉटलैंड से आपका पहला प्रॉपर सीजन आया 2004 में। उसके बाद आपने काउंटी क्रिकेट खेली। वैसे अगर हम देखें तो ओवरऑल T20 क्रिकेट में 6 डिफरेंट काउंटीज को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो कैसे स्टार्ट हुआ खासतौर पर कि इंग्लैंड जाकर खेलना, और उसके बाद जो आपकी इतनी डिमांड हुई है फिर वो आपको दुनिया के हर कोने में ले गई क्रिकेट खेलने के लिए? अच्छा, मेरे साथ ऐसे था कि मैंने क्लब क्रिकेट काफी छोटी से शुरू कर दी थी खेलना। मैं 2000 में जब मेरा डेब्यू था, तो उसी साल मेरा इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट में मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। तो मैं उसी साल से मैं हर साल जाया करता था। और इवन बीच में मैं कई कई दफा मैं अपने वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भी आया। 3-4 दफा मैं आया हूँ, और पाकिस्तान ए के टूर्स मैंने, कीनिया गया हूँ, मैं श्रीलंका गया हूँ, फिर दुबई गया हूँ। काफी टूर्स मैंने पाकिस्तान ए के साथ किए हैं, बल्कि हम लोग इकट्ठे ही होते थे सारे क्रिकेटर्स होते थे, हम लोग इकट्ठे ही सारे खेलते थे। जो आजकल इवन अब तो चलो वो भी रिटायर हो चुके हैं। हम लोग बड़े बड़े नाम कप्तानी की, और फिर बाद में पाकिस्तान को काफी सर्व किया। वो हम लोग इकट्ठे ही के साथ क्रिकेट खेलते थे। तो वो मैंने उस चीज को मैंने जारी रखा। मैंने कहा कि समर में मैं, विंटर में मैं पाकिस्तान में जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो सारी खेलता था, और समर में जब क्रिकेट कोई नहीं होती थी तो मैं इंग्लैंड चला जाता था। तो वो मैं स्कॉटलैंड, फिर मैं स्कॉटलैंड में मैं जिस क्लब के लिए खेला, फिर मैं 6 साल उस क्लब के लिए कंटिन्यूसली उस क्लब के लिए खेला। तो ऐसा करना हुआ कि कुछ मैं परफॉर्मेंस अल्लाह का करना था, ऐसा था कि वहां पे भी अच्छी होती थी, तो वहां पे बड़ा नाम बन गया। और फिर उसके बाद मैंने वहां पे इनकी स्कॉटलैंड की जो नेशनल टीम थी ये खेला करती थी काउंटी क्रिकेट में। एक टोट स्पोर्ट्स के नाम से 45 ओवर का एक कंपटीशन होता था, बिल्कुल तो ये बिल्कुल खेला बिल्कुल करती बिल्कुल। थी। तो 2003 में उन्होंने राहुल द्रविड़ को साइन किया। उन्होंने कहा कि एक तो वो आके खेलेंगे, और दूसरा हमारे प्लेयर्स को कोचिंग भी थोड़ा उनको हेल्प हो जाएगी, कितने बड़े प्लेयर के साथ खेलेंगे तो उनको सीखने का मौका मिलेगा। तो उस साल के बाद फिर उन्होंने, अगले साल फिर उन्होंने कहा कि जी व्हाई नॉट, कि यासिर अरफात ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पे क्लब क्रिकेट खेल रहा है, और उसको पे हमें बॉलर की जरूरत है, तो व्हाई नॉट के यासिर अरफात को हम साइन करें। तो उन्होंने मुझे 2004 के लिए साइन किया, मैं उनके लिए खेला। फिर उन्होंने अगला मेरा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया, 2005 में भी मैंने उनको रिप्रेजेंट किया। तो ये 2 साल मैं स्कॉटलैंड के लिए खेला। और उसमें ये था, उसका ये फायदा मुझे हुआ कि मेरी इंट्रोडक्शन थोड़ी ये काउंटी क्रिकेट में होगी, टीम्स मुझे जानना शुरू होगी। अब जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर वहाँ खेला करते थे, अजहर महमूद, मोहम्मद अकरम, और मुश्ताक अहमद, राना नवीद, तो ये लोग जब वहाँ खेला करते थे तो उनके, इवन शोएब अख्तर, इनके खिलाफ हम काफी मैचेस खेले। तो बड़ा मतलब इनको हो गया कि जी यासी यहाँ क्रिकेट खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, इस तरह की चीज। तो फिर काउंटी क्रिकेट में इस तरह हुआ कि 2006 में जब मैं स्कॉटलैंड में खेल रहा था, तो उस साल ससेक्स में, ससेक्स काउंटी के लिए मुश्ताक अहमद खेल रहे थे और राना नवीद खेल रहे थे। तो ये दोनों वहाँ उस काउंटी के लिए खेल रहे थे, बड़ा परफॉर्म कर रहे थे। इनकी टीम इन दोनों की परफॉर्मेंस की वजह से वन ऑफ द बेस्ट टीम काउंटी क्रिकेट में थी। और ये मैचेस सिंगल हैंडली जिता देते थे अपनी बॉलिंग से, इवन अपनी बैटिंग से भी। राना नवीद ने ऐसी परफॉर्मेंस काउंटी में की कि वो उन्होंने जिताया मैचेस। तो इस तरह हुआ कि 2006 में, अगर आपको याद हो, जो ओवल तनाजा हुआ था, पाकिस्तान टीम का टूर था बिल्कुल इंग्लैंड का। बिल्कुल। तो उसमें राना नवीद पाकिस्तान टीम में उन दिनों में मेन मेंबर थे, उनको जाना था, ज्वाइन करना था टीम को। तो ये प्लानिंग पहले ही कर चुके थे ससेक्स वाले, क्योंकि मेरा नाम मतलब चल रहा था काउंटी में। तो मुश्ताक अहमद की नजर मेरे पे थी, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में उन दिनों में वो नेशनल बैंक के लिए खेला करते थे। तो नेशनल बैंक से हमारा मैच था केरल का, तो उस मैच में मैंने 8 आउट किए थे, 5 और 3। तो उन्होंने देखा मुझे वहां पे कि यार ये तो रिवर्स स्विंग अच्छी करता है, लंबे लंबे स्पेल करता है। क्योंकि काउंटी क्रिकेट में आपको ऐसा प्लेयर, ऐसा बॉलर चाहिए होता है
कि जो नॉन स्टॉप बॉलिंग करे, लंबे लंबे स्पेल करे और रिवर्स स्विंग जिसको अच्छी आती हो। तो उनके जहन में था कि बेस्ट ऑप्शन रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है राना नवीद की, कि जब वो नहीं होगा तो उस टाइम हमें प्लेयर एक चाहिए होगा, तो किसको पिक किया जाए पाकिस्तान। तो मुश्ताक भाई ने मुझे आफ्टर द मैच स्ट्रेट अवे मुझे बुला के कहा था कि तुम, मुझे पता है तुम काउंटी क्रिकेट खेल रहे हो, तो मेरी तुम पे नजर है, और तुम जब इंग्लैंड आओगे तो मैं तुमसे रब्ता करूंगा कि हमें रिप्लेसमेंट उसमें चाहिए होगी, तो हम तुम्हें कॉल करेंगे ट्रायल्स के लिए पहले। तो वो इस तरह हुआ कि फिर मुझे इन लोगों का न्यूकासल में मैच हुआ, तो जो स्कॉटलैंड के पास है, तो कहते कि मुझे उन्होंने फोन किया कि हम लोग न्यूकासल आए हुए हैं, तो आपको हम लोग चाहते हैं कि आप आ जाओ, यहाँ से ड्राइव करके आ जाओ, तो हम आपके ट्रायल देना चाहते हैं, हमारे कोच आपको देखना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो वो फिर मैंने कहा कि यार क्या जाऊँ, मैं थोड़ा हेजिटेट कर गया। मैंने कहा क्या पता नहीं मुझे रखें ना रखें, जाके क्या फायदा, कोई फायदा होगा नहीं होगा। तो मैंने वो नहीं गया मैं एक दिन। तो वो काउंटी का दूसरा दिन था, तो काउंटी ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास क्रिकेट 4 दिन की होती है। तो दूसरे दिन शाम को, अगले दिन फिर मुझे उनका फोन आ गया कि यासर तुम आए तो नहीं हो। मैंने कहा नहीं मुश्ताक भाई मैं नहीं आया, सॉरी कर दी, मैंने माजरत कर दी, कोई बहाना कर दिया। तो कहते हैं ठीक, अच्छा किया तुमने नहीं आए, तो तुमने यूं करना है कि, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। कहते हैं हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोग मैच जीत चुके हैं, हमने 2 दिन में डरहम की टीम को आउट कर दिया और जीत चुके हैं हम लोग। उस फर्स्ट क्लास की बेहतरीन बात यह थी कि 20 विकेटों में से 19 विकेटें हमारे पाकिस्तानी दोनों बॉलर्स ने ली। मुश्ताक भाई ने 10 विकेटें ली, 9 विकेटें राना नवीद ने ली, और 2 दिन में उन्होंने मैच खत्म कर दिया। तो कहते तुम इधर आना नहीं, तुम यूं करो, हम लोग ससेक्स वापस जा रहे हैं, तुम ससेक्स आ जाना, तो हम लोग आपको वहां पे ट्रायल्स आपको देख लेंगे, हमारा कोच आपको देख लेगा। मैंने कहा ठीक। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत पकड़ी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने फ्लाइट ली, मैं जाके लंदन गया और वहां से ससेक्स ट्रायल्स पे गया। तो मुझे वो मैच से पहले उन्होंने कहा तुमने इस टाइम पे आ जाना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं सुबह जब गया तो मुझसे उन्होंने नेट में जो उनकी मैच से पहले रूटीन होती है, वार्म अप्स होते हैं, तो वहां पे उन्होंने मुझसे बॉलिंग करवाई। तो मैंने वहां पे बॉलिंग की, तो मैंने 4-5 बॉलें मैंने की, तो उन्होंने कहा दैट्स इट। मैंने कहा क्या, पता नहीं क्या उनको, मैं उनको पसंद नहीं आया, या कोई बुरी बात लगी, या क्या हुआ, या मेरी पेस इतनी नहीं है, कोई चीज ऐसी उनको अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा, मैं परेशान, मैंने कहा मुश्ताक भाई से क्या तो मुश्ताक भाई से मैंने कहा क्या हुआ है वो। कहते हैं तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम यूं करो, तुमने वापस जाना, अपना सामान पैक करना और अपने क्लब को बताना कि तुम्हारा क्लब क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, अब तुमने आके यहाँ सक्सेस को ज्वाइन करना और तुमने हमें ज्वाइन करना। तो मेरा ये कैरियर, जो काउंटी क्रिकेट कैरियर जो था ना, जो ऑफिशियली, वो फिर इसके बाद शुरू हुआ, और फिर उसके बाद जो हिस्ट्री है वो आपको पता है। बिल्कुल। आपके लिए एक क्वेश्चन भी है। वैसे तो सोहेल भाई रिकॉर्ड्स के माहिर हैं और सोहेल भाई के सामने हम इतना बात भी नहीं करते, लेकिन अनस चिश्ती की तरफ से सवाल आया है। आपकी यूनिक रिकॉर्ड के हवाले से बात की है कि कायद आजम ट्रॉफी में आपका एक रिकॉर्ड था, आपने 6 बॉलों में 5 विकेटें ली थी 2005-6 के सीजन में। थोड़ा सा इस हवाले से बताइए, वो मेमोरी, वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और आई होप कि सोहेल भाई को पता होगा, उन्होंने अभी जिक्र नहीं किया बीच में, इनको पता, मैं इनको मालूम अच्छा, होगा मैं तो थोड़ा ऐड वैसे। करता चलूं कि उसमें उन्होंने हाँ, जो इनकी आखिरी विकेट थी वो मोहम्मद हफीज थी, और बड़ा वो ओहो, मेमोरेबल बिल्कुल परफॉर्मेंस थी इनकी। बिल्कुल और फैसलाबाद की टीम में उन्होंने मिसबाह को दोनों इनिंग्स में उस मैच में आउट भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, और वाकई आपकी देखें ना, आपकी आपको नॉलेज है सब। अच्छा, वो इस तरह हुआ कि रावलपिंडी स्टेडियम में हमारा मैच हो रहा था, और उस टाइम कोई सिस्टम ऐसा था फर्स्ट क्लास का कि इस्लामाबाद और पिंडी रीजन इकट्ठे खेला करते, तो इन्होंने रीजन टीम इकट्ठी की। तो हमारी बॉलिंग लाइन में अगर आप अंदाजा लगाएं कि अजहर महमूद थे, राव इफ्तिखार थे, मैं था, और आई थिंक सोहेल तनवीर थे, या कोई एक आधा कोई फास्ट बॉलर था। तो उसमें इस तरह हुआ कि पहली इनिंग में मैंने लेट ऑर्डर चल रहा था, तो उसमें मैंने आउट किया। फिर अनदर विकेट, 2 विकेट्स इन 2 बॉल हुई, तो बीच में एक बॉल जो थी वो मेरी नो बॉल हो गई। तो नो बॉल के बाद फिर अगला बॉल मैंने किया, उसमें भी विकेट ले ली मैंने। तो उसके फिर उसकी अगली बॉल पे भी मैंने विकेट ले ली। तो इस तरह हुआ कि 5 बॉलों पे 4 विकेटें होगी, मेरी इनिंग खत्म हो गई। तो उसमें शाहिद नजीर फास्ट बॉलर मारे होते थे, तो उनको आउट किया। फिर एक इमरान खालिद थे मेरे ख्याल से, वो थे, और मिसबा थे, और फिर मैंने फिर 5 बॉलों पे 4 विकेटें हो गई थी, तो इनिंग खत्म हो गई। तो उसके बाद फिर अगली इनिंग जब शुरू हुई, तो मुझे मालूम नहीं था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल होने जा रहा है, तो मुझे पता भी नहीं था, और जहन में भी नहीं था कि पहली बॉल पे, मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं इसको अगर कंटिन्यूसली आउट करूंगा तो ये हैट्रिक भी हो जाएगी, कुछ तरह की चीज। तो पहला बॉल किया मैंने, वो भी फर्स्ट चेंज में ही आया। पहले वो बॉलिंग कर रहे थे, राव इफ्तिखार और अजहर भाई बॉलिंग कर रहे थे, उसके बाद मुझे चेंज में लेके आए। तो पहली बॉल पे हफीज भाई को लेग बिफोर हो गए वो। तो वो फिर जब मैच खत्म हुआ, और उसके बाद स्टैट्स और वो सारे स्कोरर ने फिर हमें बताया कि ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल हो चुका है, और इस तरह की चीजें ना। अच्छा, तो जी जी हाँ, जी बोले जी। बोले। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, वर्ल्ड T20 2007 का जिक्र करते हैं। जी जी पाकिस्तान और भारत का मुकाबला, पाकिस्तान की टीम
एक हम बात करें कि मिसबाह उल हक अकेले खड़े हुए थे, पाकिस्तान की बहुत मुश्किल पोजीशन थी, उस वक्त आप आते हैं, मिसबाह उल हक को ज्वाइन करते हैं, आप लोगों की अच्छी पार्टनरशिप लगती है, मैच करीब जाता है, एंड में मिसबाह फिनिश नहीं कर पाते, और उसके बाद जो बॉल आउट इंस्टेंस हुआ था, हमारे किसी बॉलर से हिट नहीं हुई थी, जरा उस मैच का बताएं, वो एक्सपीरियंस बताएं, पहले T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला। हाँ, वो इसी तरह ही हुआ कि मिसबा का असल में वो कमबैक था। मिसबा पहले डेब्यू कर चुके थे, वनडे वगैरह खेल चुके थे, टेस्ट भी खेल चुके थे, तो काफी अर्से बाद उनका कमबैक था, तो वो भी काफी नर्वस थे उस वर्ल्ड कप से पहले। अक्सर मेरे से उनकी बात भी होती रहती थी, वो हम लोग इकट्ठे, क्योंकि हम लोग नए न्यू कमर्स हैं, वो भी मतलब कमबैक, और मैं तो हमेशा कमबैक कर रहा होता था, तो वो कमबैक कर रहे, और उन्होंने कहा कि यार ये मेरा आखिरी चांस है, तो इसके इसमें परफॉर्म अगर मैंने ना किया तो मुझे ये बिल्कुल ही मेरा कैरियर खत्म, और ऑलरेडी उनकी एज का भी थोड़ा इशू था कि ये काफी एज हो गई है, तो वो फिर उनका ये टूर्नामेंट बड़ा अच्छा गया, और इस मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, जिस तरह वो नॉर्मली बारी लेते हैं, तो मगर मैच काफी हमारे हाथ से निकल चुका था, कोई 10-12 रन की एवरेज चाहिए थी उस टाइम, और 1-2 ओवर रह गए थे, और फिर मेरी बैटिंग जब आई तो उस टाइम 39 रन इन 13 बॉल्स चाहिए थे, कोई इस तरह का था, और मेन बैट्समैन हमारे आउट हो चुके थे, मिसबा एक थे, तो मैं जब आया तो अगारकर बॉलिंग कर रहे थे, तो मैंने पहली 2 बॉलों पे 2 चौके उनके मारे, तो कोई माहौल अच्छा बनता हुआ नजर आया, मिसबा ने भी रियलाइज किया कि यार मैच तो क्लोज आ रहा है, तो अगले ओवर में जब मिसबा ने हरभजन का ओवर था, उसको 2 छक्के मार दिए अगले ओवर में, तो वो तो बिल्कुल ही मैच क्लोज आ गया। फिर आखिरी ओवर फिर श्रीशांत का था, तो जो आपने बात की, तो श्रीशांत ने अच्छा ओवर किया, उसमें फिर ये हुआ कि सिचुएशन ऐसी बन गई कि 2 बॉलों पे हमें 1 रन चाहिए था, टाई हो चुका था, 2 बॉलों पे 1 रन चाहिए था, कि वो करने के बाद इरफान जीत पठान का रहे थे ओवर वो। था, सुहेल भाई करेक्ट बता सकते नहीं हैं। नहीं, श्रीशांत का था। श्रीशांत ने जब राउंड द विकेट आके मिसबा को बॉल किया था, ऊपर की बॉल किया था। अच्छा, तो उसमें ये हुआ कि मैच हम इक्वल हो गया, 2 बॉलों पे 1 रन रह गया, वो तो मैच बनता था, जीत मतलब जीतता ही बनता था, तो पहला बॉल उसने किया तो वो डॉट हो गया या क्या हुआ, रन नहीं हुआ, तो लास्ट बॉल आ गई, तो फिर उसमें हमने ऑब्वियसली कुछ भी हो, हमने भागना था, तो उसने फिर राउंड द विकेट आके बॉल उसको कर रहा था मिसबा को, तो यहाँ ग्लव्स पे लगा, तो उसको मिसबा को अनकंफर्टेबल हुआ, तो बॉल पॉइंट पे चला गया, तो वहां से मेरे ख्याल से युवराज या कौन थे, उन्होंने डायरेक्ट थ्रो मारी या किसी तरीके से, मैं तो अपने एंड पे पहुंच गया, मगर मिसबा यहाँ नहीं पहुंच सके, तो जिसकी वजह से वो मैच टाई हो गया। फिर वो जिस तरह आपने जिक्र किया कि बॉल आउट का वो रूल कभी पहले उससे हुआ नहीं, हमें भी ध्यान में नहीं था कि ऐसे होगा, तो हम इतने निकम्मे निकले हम लोग सारे के उसमें उनके तो तीनों निशाने लगे, हमारे तीनों निशाने खता हो गए। अच्छा, वो बड़ा जबरदस्त आपका सीजन भी किया था 2007 में, कैंट के लिए आपने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, फिर उसका अगला साल आपने कैंट के लिए फिर तेज बॉलिंग की, फाइनल तक कैंट की टीम पहुंच गई थी, और उसमें ऐसी आपने परफॉर्मेंस दी कि 2009 की आईपीएल के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने साइन भी कर लिया, और वो तो खैर बहुत से उस वक्त पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल नहीं सके, वरना आपका यकीनी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था वहां के साथ, तो वो बड़ा एक टॉप सीजन था। उस सीरीज के बारे में बताइए कि कैसे कोलकाता नाइट राइडर्स वालों से किससे बात हुई, कैसा रहा था सिलसिला अगर उन्होंने आपको साइन किया। हाँ, वो ससेक्स का जब सीजन 2006 का खत्म हुआ, तो उस साल हम लोग 2 ट्रॉफीज हमने, एक तो लॉर्ड्स फाइनल हमने जीता, और चैंपियनशिप हुए थे, चैंपियन हुए थे हम लोग 4 डे के भी, तो वो भी काउंटी चैंपियन हुए, तो वो इतना अच्छा सीजन हुआ था। अगले साल इनके पास ऑलरेडी राना नवीद और मुश्ताक अहमद का कॉन्ट्रैक्ट था अगले साल का 2007 का, तो बस मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि काउंटी में मेरा नाम चल पड़ा था, फिर काउंटीज ने ऑफर देना शुरू कर दी कि आप हमारे लिए, तो फिर कैंट काउंटी से फिर मुशी भाई ने सजेस्ट किया कि ये तुम्हारे लिए काउंटी तुम्हें सूट करेगी, तुम इस काउंटी को साइन कर लो, तो फिर ऑब्वियसली फिर मैंने उसको साइन किया, और पहले साल ही हम लोग कैंट की T20 फाइनल्स में हम लोग जीते, और उसमें मलिंगा ओवरसीज कुछ मैच खेले, एंड्रयू हॉल खेले, और फिर मोर्नी मोरकल भी उसमें आके खेले, मगर मैं फुल टाइम ओवरसीज था, पूरा टूर्नामेंट खेला, बाकी प्लेयरों ने आके बीच में पैचेस में आके ज्वाइन किया कैंट को, तो वो हम चैंपियन हुए, बड़ा अच्छा सीजन गया। अगले साल का फिर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने मुझे दिया, तो जिसकी आपने जिक्र की फाइनल्स की बात की अभी, बल्कि पिछले दिनों वो मैच भी इधर स्काई पे दिखा रहे थे, मैंने वो ट्वीट भी की वो बॉलिंग, तो वो फाइनल्स डे पे अजहर भाई हमारे लिए उस साल, अगले साल अजहर भाई भी खेले, तो उसके लिए भी अच्छी परफॉर्मेंस, तो उन्हीं दिनों में मेरा कॉन्ट्रैक्ट कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी हुआ, और 3 साल का हुआ, 2009, 10 और 11 के लिए, मगर 2000 वो जब ब्लास्ट हुए मुंबई में, तो उसके बाद तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को किसी को इजाजत नहीं मिली जाने की और खेलने की, उसके बाद तो फिर हिस्ट्री मतलब वो, उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर कोई खेला नहीं जाके वहां पे ना, तो उसके बाद फिर काउंटी क्रिकेट मेरी चलती रही, फिर लीग्स में मैं खेलता रहा, डिफरेंट लीग खेला, तो वो आगे बात करते हैं। अच्छा, वैसे तो आपकी बड़ी परफॉर्मेंस है बहुत, और ये बात भी मैं फैक्ट एक और बता दूं कि ये पाकिस्तान की यासिर अराफात उन बॉलर्स में शामिल है जिन्होंने एक फर्स्ट क्लास इनिंग्स में 2 मरतबा 9 विकेटें ली हैं, जिसमें से एक मरतबा तो 10 लेने के करीब आ गए थे,
KRL की तरफ से जब पहली बार SSGC के खिलाफ ले रहे थे, वही विकेट बीच में सोहेल तनवीर ने आखिर में ले ली। तो कुछ याद है, कुछ था जब 7 विकेटें एंड ऑफ डे पे ली हुई थी कि अब 10 विकेटें के करीब है, रिकॉर्ड बन जाएगा, एक और चीज उस वक्त कुछ ध्यान में था, या अगर आपको बाद में सोहेल तनवीर ने विकेट ली थी? याद तो होगा वो मैच थोड़ा अच्छे तरीके से। ऑब्वियसली याद भी है और होता है, शौक भी होता है और ख्वाहिश भी होती है, बट ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से, रिकॉर्ड और ये चीज़ें जो होती हैं, ये सब अल्लाह की तरफ से होती हैं। अगर आपने नो आउट भी किए हैं तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि मतलब इस काबिल बनाता है कि आप इस तरह के फीट, आपके रिकॉर्ड्स, आपके जो परफॉर्मेंसेज होती हैं। तो इस तरह था कि 7 विकेट्स मैंने कंटिन्यूसली, मेरे ख्याल से 7 विकेटें मैंने ली हुई थी। बिल्कुल तो बिल्कुल ली हुई। फिर मेरे ख्याल से दिन खत्म हुआ था या फिर अगले दिन हम आए तो सोहेल तनवीर ने मेरे ख्याल से आते साथ एक विकेट ले ली थी, तो उसके बाद 2 विकेटें मैंने दूसरे एंड से ली थी। तो ये तो एक दफा की बात होगी। तो दूसरी दफा जब हुआ तो उसमें हमारी जो केरल वर्सेस हमारा एक फाइनल टूर्नामेंट चल रहा था, ये स्टेट स्टेट बैंक के बैंक के खिलाफ हो अगेंस्ट, रहा था, स्टेट बैंक, स्टेट बैंक के खिलाफ हो रहा था पिंडी स्टेडियम में। तो उसमें बिल्कुल ऐसे हुआ कि हमारी बॉलिंग अगर आप चेक करें, इरफान, वो जो मोहम्मद इरफान फास्ट बॉलर, राहत अली, मैं और एक आधा आई थिंक जाफर नजीर से क्या कौन। तो उसमें अब 9 विकेट्स मैंने ली और जो आप हैरान होंगे, जो 10वीं विकेट थी वो बिलाल असद की थी, पार्ट टाइम बॉलर की। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कोई बॉलर आउट हो दूसरी एंड से हो नहीं रहे थे, सब कोशिश कर रहे थे, इस दूसरे जिस एंड से मैं कर रहा था वहां से आउट हो रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं, किसी पार्ट टाइम बॉलर को लगाते हैं। तो बिलाल असद को उन्होंने बॉलिंग करवाई, तो बिलाल असद ने फिर एक विकेट ली, तो उसके मतलब उनकी एक विकेट हुई तो 9 विकेट मेरी हुई। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा इस वक्त के हवाले से, क्योंकि लीग्स की बात तो सोहेल भाई आपसे कर रहे हैं, क्रिकेट की बात तो आपसे कर रहे हैं, लाइफ कैसी गुजर रही है यूके में अब, और क्रिकेट छोड़ने के बाद अब कोचिंग की तरफ आप आ गए हैं, अक्सर हम आपकी पिक्चर्स भी देखते रहते हैं, इस हवाले से आप बात भी करते रहते हैं, कैसा चल रहा है माहौल? और गालिबन सरे में आप अब भी रहते हैं, ओवल ग्राउंड से आपकी बड़ी यादें वाबस्ता होंगी, थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस बताइएगा। और अगर मैं पीछे जाऊं तो मुझे याद पड़ता है, मैंने किसी टीवी चैनल पर ये रिपोर्ट भी देखी थी कि आपकी तो शायद शादी की तकरीब भी शादी इस भी ग्राउंड ओवल के ग्राउंड, करीब। बिल्कुल बिल्कुल, ओवल ग्राउंड में। और इसको सौरभ जरूर मैं गंगुली, चाहूंगा, थोड़ा सा आप जरूर बताइएगा। जैसे मेरा इतने ख्याल है रिकॉर्ड में सौरभ ये भी गंगुली भी रिकॉर्ड है उसमें कि शिरकत की थी। बिल्कुल, सौरभ गंगुली, और काफी उसमें इंडियन प्लेयर्स में गंगुली तो मुझे कंफर्म ही याद है कि जरूर उन्होंने भी शिरकत की थी उसमें। मैंने जी यार मैं भी पूरी रिपोर्ट देखी थी इस हवाले से। बिल्कुल जी, मैंने कहा इतने रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड ये भी है कि वाहिद क्रिकेटर हूँ जिसकी शादी बिल्कुल। क्रिकेट टेस्ट सेंटर पे शादी हुई हो। टेस्ट सेंटर, वो भी तो ओवल, और एक ऐसा टेस्ट सेंटर जिससे ओ, 100 टेस्ट मैच की मेजबानी की हुई है। जी जी। तो वो इस तरह है कि आजकल की रूटीन जिस तरह आप पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली आजकल तो मैं क्रिकेट तो छोड़ चुका हूँ। मैं क्रिकेट फुली मतलब रिटायर्ड, वो भी एक बाद में जिक्र करेंगे कि PSL में हुआ और फिर रिटायरमेंट मैंने अनाउंस की, वो बाद में बात करेंगे। अभी ये है कि मैंने वो क्रिकेट छोड़, सेमी प्रोफेशनल मैं क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ। फिर एक लैशिंग वर्ल्ड 11 है, मैं उसके लिए खेलता हूँ समर में। कोरोना की वजह से वो मैचेस अभी रुके हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा, कोई क्रिकेट हो नहीं रही। फिर उसके साथ मैंने लेवल कोचिंग कोर्सेज मैंने किया, लेवल 3 मैंने 2-3 साल पहले वो किया, और लेवल 4 मैं कर रहा हूँ। मैं मतलब 2-2.5 साल का कोर्स है मेरा, अगले साल वो इंशाल्लाह लेवल 4 वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कोचिंग में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। वो मेरा कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर उसके अलावा मैं कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज है घर के पास मेरे, मैं कैंट में रहता हूँ, सॉरी, कैंट और सरे के बॉर्डर पे, तो कैंट में हम आते हैं। तो मैं, मेरे घर के पास एक कॉलेज है, एल्टम कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, तो बड़ा हिस्टोरिकल है, मतलब 100-150 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है, और उनके बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स का सेटअप है, उनकी रग्बी है, हॉकी है और क्रिकेट है। तो मुझे उन्होंने अपॉइंट किया हुआ एज अ क्रिकेट प्रोफेशनल। तो क्रिकेट रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसमें मुझे वो बुलाते हैं और मैं जाके कोचिंग करता हूँ, सेशंस, और उनके जो मैचेस होते हैं, जो उनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, मैं वो करता हूँ। तो वो एक चीज़ साथ चल रही है। और उसके अलावा बस अब ये कोरोना की वजह से बस फैमिली के साथ टाइम गुजर रहा है, घर की चीज़ें, कुकिंग का शौक है वो कर लेते हैं, कोई थोड़ा घर के काम है वो कर लेते हैं। अच्छा, वैसे अभी जिक्र निकला तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, ये कैसा हुआ था ये सिलसिला, आपकी शादी किस तरीके से, आप ओवल मौका मिला, शादी आपकी वहाँ हुई, और उसमें इंडियन प्लेयर्स भी थे, आई थिंक सौरभ गंगुली वगैरह, ये सिलसिला कैसे हुआ? फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, पहले इसका थोड़ा जिक्र निकला है अच्छा तो इसका भी हमारे पता चलना चाहिए को। अच्छा, वो इस तरह हुआ कि 2011 की बात है, तो मैं उस साल सरे के लिए खेल रहा था, एक अनदर काउंटी, मतलब वो मेरे उसके लिए मैं खेल रहा था। तो हमारा सीजन एंड हो रहा था, और हमने जो शादी अपनी प्लान की थी एंड ऑफ द सीजन के लिए की हुई थी। तो लकीली अब जिस तरह मैं वो ट्रॉफीज की और टाइटल्स की बात कर रहे हैं जिस तरह पहले, तो इस साल भी मैं जिस इस काउंटी के लिए खेला, तो इसके लिए लॉर्ड्स फाइनल भी इनके लिए जीता, और इसी काउंटी के लिए चैंपियन हम लोग 4 डे का चैंपियन हुए इस काउंटी के लिए।
तो उस इस तरह हुआ कि हमने शादी जो अपनी एंड ऑफ द सीजन जो सारे टूर्नामेंट खत्म होने के बाद के लिए डेट फिक्स की, क्योंकि आपको पहले काफी पहले प्लान करना होता है, क्योंकि आपने हॉल हायर करना है, जो पाकिस्तान स्वीट है ओवल के अंदर, एश स्वीट और ये लोग आपको ये हायर करने पड़ते हैं। तो वो इस तरह था कि हम लोग लॉर्ड फाइनल में पहुंचे, तो लॉर्ड फाइनल की जो डेट थी उससे अगले दिन मेरी शादी की डेट थी। तो हमने कहा कि अगर जस्ट इन केस अगर हम फाइनल खेलते हैं तो चलो उससे अगले दिन हम शादी का रख लेते हैं। तो वो इस तरह हुआ कि उस साल हम फाइनल पहुंच गए, लॉर्ड्स फाइनल में। तो सैटरडे को लॉर्ड्स फाइनल खेलना था मुझे, और उससे अगले दिन शादी मेरी ओवल में, शादी ओवल के क्रिकेट ग्राउंड पे शादी थी मेरी। तो वो बस बड़ा वो कोई इत्तेफाक ऐसे हुआ कि आपने जिस अभी तस्वीर, हाँ, तो उसमें इस तरह हुआ कि इस तरह होता है कि एक फाइनल्स डे पे जब बारिश हो जाए किसी मैच पे, तो वो उन्होंने रिजर्व डे रखा होता है संडे का। तो अब हमारे वो सोचने में हम सोचना ये शुरू हो गए, यार कहीं अगर ये बारिश हो जाती है सैटरडे, तो संडे हमारी शादी है, तो ये संडे पे ना चला जाए मैच। तो वो बल्कि हुआ भी इस तरह के उस मैच में थोड़ी देर के लिए बारिश हुई, कोई आधे घंटे के लिए मैच रुका भी। और रॉबर्ट की जो हमारा मेरे साथ काउंटी क्रिकेट के लिए खेलता था, तो वो कमेंट्री कर रहा था स्काई पे। तो उसने मेंशन भी किया था, क्योंकि उसको मैंने इनवाइट किया हुआ था अपनी शादी पे। तो उसको पता था कि इसने अगले दिन इसकी शादी है। तो उसने फिर मेंशन किया कमेंट्री के दौरान कि इसकी शादी है, तो हम दुआ करते हैं कि आज ये मैच खत्म हो जाए, मुकम्मल हो जाए, ताकि ये अपनी शादी शादी पे तो मौजूद हो सके। तो वो इस तरह की सिचुएशन थी। फिर प्लेयर्स का जिक्र आपने किया, फिर मैंने वो उन दिनों में इंडिया की टीम का टूर था, इंडिया की टीम टेस्ट टीम आई हुई थी, यहाँ पे खेल रही थी। तो वो फिर इनसे तो थोड़ा ताल्लुक रब्ता था सौरव गंगोली से, और फिर उनको ऑफर, उनको कहा कि जी आप हमें खुशी होगी कि आप शादी पे आए और अटेंड करें, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो इस तरह फिर वो आए। फिर उसकी कवरेज भी, जिस तरह आपने कहा कि जियो पे कवरेज भी हुई और चैनल पे भी कवरेज हुई। तो और इंग्लैंड के प्लेयर्स भी आए थे जो सरे के लिए खेल रहे थे, जिनको मैंने उस टाइम बुलाया था। बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त याद वैसे है। अच्छा मैं अब एक एक, बात यहाँ पे ऐड कर लूं सुहेल भाई, कि यासिर भाई की शादी की ओवल ग्राउंड की बहुत सारी तस्वीर इंटरनेट पर भी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी मेमोरेबल शादी थी, ऐसी बात है, बड़ी मुझे भी जी याद है 2009 में। अच्छा, बिग बैश का थोड़ा जिक्र अब होगा। बिग बैश 2 सीजन पर स्कॉचर्स के लिए खेले और दोनों मरतबा जीते। एक में तो विनिंग शॉट ब्रेट ली जैसे बॉलर के खिलाफ खेला। ओवरऑल एक्सपीरियंस जस्टिन लैंगर के साथ, और उसमें जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बाद में ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेले, जेसन बेरेंटॉफ वगैरह और दूसरे एंड्रयू कॉल्टन टाई आइव। वगैरह, तो बिल्कुल। तो नथन कॉटन आइल, बिल्कुल। तो ये ओवरऑल बिग बैश का 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्पेशली लैंगर का, जो अब ऑस्ट्रेलिया के भी कोच है? जी जी बड़ा वही जिस तरह होता है ना कि अल्लाह ने जहाँ पे आपके कदम लिखे होते हैं आपने जाना होता है, वो जिस तरह आपकी फेट कहते हैं ना, आपकी तकदीर होती है। तो मैं वो उस साल की कोई ऐसी स्टोरी थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहा था, और रास्ते में मैं मैच खेल के वापस, मैच तो नहीं हुआ था, वापस हम आ रहे थे, तो रास्ते में मुझे मेरे एजेंट का कॉल आई कि जी आप को अगर आप अवेलेबल हैं, आप खेलना चाहते हैं, तो बिग बैश में आप पर स्कॉचर्स आपको चाहती है कि आप उनके लिए खेलें। तो मैंने फिर वालिद साहब से घर आके बात की और सारा डिस्कस किया, और मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने वो सारा मेरा वीज़े का इशू, क्योंकि आपको पता टाइम लगता है, और वीज़ा अप्लाई करना, वो सारा मेरे लिए अरेंज किया, टिकट अरेंज किया। तो मुझे विद इन 2 डेज में फ्लाइट पे था, और मैं जाके उधर जाके मैंने मैच खेलना था। एक उस पहले सीजन मैंने एक मैच मिस कर दिया था, क्योंकि मैं लेट हो गया था। तो वो मैं पहला मैच खेला। पहला मैच इतना अच्छा हुआ कि पहले मैच में मैंने 3 आउट किए, और बड़ा लो स्कोरिंग गेम था। 119 हमने डिफेंड करना था। T20 में आप अंदाजा लगाएं कि 119, और मेलबर्न की टीम थी वो, उनके खिलाफ अरुण फिंच वगैरह खेल रहे थे, बटलर खेल रहे थे उनकी तरफ से, ओवरसीज प्लेयर खेल रहे थे। तो पहले मैच में जाके अच्छी परफॉर्मेंस हुई, मतलब 17-18 रन दिए थे, 4 ओवरों में 3 विकेट ली थी, मैन ऑफ द मैच हो गया था। बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ, कॉन्फिडेंस मिला, और बड़ा अच्छा सीजन रहा वो। उसमें थोड़ी मिसहैप थोड़ा ये हुआ कि मेरा ड्यूरिंग बिफोर सेमीफाइनल मेरी इंजरी हो गई थी। मेरा अंगूठा जो है वो फ्रैक्चर हो गया था। मैं फील्डिंग कर रहा था, तो मेरी उसकी वजह से मैं अपनी मेरी पूरी बॉडी उसके ऊपर गिरी और मेरा फ्रैक्चर हो गया था। तो वो फिर मेरी सर्जरी वगैरह हुई। मैं वहां से आफ्टर द फाइनल में फाइनल वगैरह देखा, अटेंड किया, सब कुछ करके मैं वापस आया। तो उसमें मैं उस साल में 6 मैच में मैंने कोई 10 आउट किए थे। तो बड़ा अच्छा सीजन रहा मेरा, बड़ा अच्छा मतलब परफॉर्मेंस रही। और उसी की बेसिस पे उन्होंने फिर मुझे अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। हम लोग चैंपियन हुए, और फिर हम लोग चैंपियन के लिए चैंपियन लीग के लिए इंडिया भी खेले। तो उसी की बेसिस पे फिर मेरा अगले साल का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगले साल फिर हम लोग चैंपियन हुए, और मैं उस साल अगले साल मैंने पूरे मैच खेले। 10 मैचों में मेरी 15 विकेट थी, जो सेकंड थी बिग बैश की उस साल। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही उस साल भी, बैक टू बैक रही। और फिर आपने जस्टिन लैंगर का जिक्र किया, जिस तरह कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उस कल्चर में जाके खेलना, क्योंकि मैं पहले कभी बिग बैश में या उधर की लीग या उधर कहीं खेला नहीं था। तो हम लोग
एज अ क्रिकेटर या हम लोग जब क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बड़े मतलब ये मतलब हार्ड हैं, टफ हैं किस्म के ना, आपको टफ टाइम देने वाले लोग हैं ये आपको ना। समटाइम्स स्वेरिंग भी मैचेस के दौरान आपको देखी होगी, आपको ना वो इस तरह की चीज़ें करते हैं और आप समझते हैं कि बड़े टफ है और रूड हो गए, इस तरह की हो गया। तो मेरी पहली मुलाकात जस्टिन लैंगर से हुई तो मेरा जो परसेप्शन जो उसके बारे में था, जो मेरे जहन में चीज़ थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की, और वो बिल्कुल टोटली चेंज हो गई। मतलब उसने तो मुझे ऐसा फील होने ही नहीं दिया कि यार मैं पाकिस्तान से कोई ऐसा प्लेयर आया हूँ और उनके लिए मतलब कोई छोटे लेवल का प्लेयर है या कोई इस तरह का कोई छोटा, क्योंकि खुद देखें अगर आप, उसने 100 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले और ऐसी टीम का कोच रहा है, सॉरी एक प्लेयर रहा है कि जिसने राज किया 10-12 साल राज किया उसने, और उसके कई चैंपियंस और रिकॉर्ड्स उन लोगों ने बनाए। तो वो इस लेवल का प्लेयर, उसने जो मुझे प्रोटोकॉल दिया और मुझे मतलब मेरी मतलब ख्याल रखा जब मैं वहाँ खेला, तो मेरा जो माइंड था उन प्लेयर्स के लिए या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के टोटली चेंज हो गया। इवन एक मैच में, बल्कि हम लोग जो ब्रेटली की आपने जिक्र किया, तो मैच के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम, सिडनी की टीम हमारे ड्रेसिंग रूम में आ गई, जिसकी अभी ये तस्वीर भी, तो उसमें वो ब्रेटली उनके लिए खेल रहा था, तो और इवन गिलक्रिस्ट कमेंट्री कर रहे थे, तो ये लोग सब एक ही ड्रेसिंग रूम में आ गए और वहाँ पे बातचीत उन्होंने की। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ब्रेटली मेरे सामने खड़ा है मेरे से बात कर रहा है या गिलक्रिस्ट या ये लोग हैं, इतना आपको वेलकम करते हैं कि आप ऐसे फील होता है कि आप अपने मुल्क में खेल रहे हैं या मतलब आपके दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। तो जिसके इम्पैक्ट ये होता है आप पे कि आप परफॉर्म करते हो, आप रिलैक्स होते हो, आपके जो आपके टैलेंट होता है वो बाहर आता है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हुआ मेरा। फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी का वो जिसका आपने जिक्र किया, इंडिया में मैं एक दफ़ा ससेक्स के लिए खेला, फिर एक दफ़ा पर्थ स्कॉचेस के लिए मैं खेला। तो वहाँ पे आप इंटरेस्टिंग स्टोरी जिस तरह आप कह रहे कोई इंटरेस्टिंग बात बताएं, तो वो इंटरेस्टिंग मैं चलो अभी आपको बता देता हूँ कि आपको पता है पाकिस्तान इंडिया के इशू की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए जाना मुश्किल है, वीज़ा काफ़ी काफ़ी मुश्किल होता है, आपको वीज़ा नहीं मिलता, और वाइस वर्सा हम भी जब भी होता है तो पाकिस्तान में भी यही होता है। तो वो मैं इंग्लैंड में था तो यहाँ से मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, तो मुझे वीज़ा मिल नहीं रहा था फॉर सम हाउ के आई डोंट नो क्या इशू था। तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑलरेडी वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए पहुंच चुकी थी, वो लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे और मुझे यहाँ से उनको ज्वाइन करना था। तो वो एक प्रैक्टिस मैच खेल चुके, मैं अभी तक वीज़ा मेरा नहीं आ रहा। तो अब ऐसा माहौल बन गया कि 2 दिन बाद कोई टूर्नामेंट, 2-3 दिन बाद मैच टूर्नामेंट शुरू हो जाना था, एक्चुअल टूर्नामेंट और मैच होना था। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मतलब इन लोगों की बड़ाई मैं बताता हूँ इनके कल्चर में, और जस्टिन लैंगर की इन लोगों की, कि उसने वहाँ पे कह दिया कि अगर यासिर अरफात को वीज़ा नहीं मिलेगा तो हम लोग अपनी पर्थ स्कॉचेस की टीम वापस ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, या आप इसको वीज़ा दें या फिर हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोग टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। ये जस्टिन लैंगर से मेरी बात हुई, उसने कहा कि अगर अब तुम्हें वो वीज़ा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इस टूर से, इस टूर्नामेंट से बाहर जा रहे हैं। विद इन आवर्स मुझे वो वीज़ा मिला, मैंने, मेरा टिकट हुआ और मैं जाके उनको जाके वहाँ ज्वाइन किया। अच्छा, जब मैंने वहाँ उनको ज्वाइन किया तो वो ऐसे होता है कि आपको जब वो वीज़ा देते हैं, जो टूर्नामेंट का वीज़ा था, तो वो उसमें मोहाली और चंडीगढ़, तो मोहाली में ग्राउंड है और चंडीगढ़ में 5 स्टार होटल है जहाँ पे टीम जाके ठहरती है। तो मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ था मोहाली का वीज़ा था, हैदराबाद का वीज़ा था, और एक फिर दिल्ली का मेरे ख्याल से जहाँ पे मैंने अराइवल था मेरा। तो वो 3 जगहों का आपका वीज़ा देते हैं। तो मैं जब वहाँ पहुंचा तो मुझे होटल पहुंचा तो होटल वालों ने मुझे चेक इन नहीं किया। तो मैंने कहा क्या हुआ ये, उनको उन्होंने कहा जी आपके पासपोर्ट है, चंडीगढ़ का वीज़ा नहीं है। मैंने कहा वो तो मुझे तो इस बारे में पता नहीं था कि आपको डिफरेंट है, मैं तो मोहाली लिखा हुआ, कहते हैं मोहाली इज डिफरेंट, चंडीगढ़ इज डिफरेंट। तो उन्होंने मुझे चेक इन करने से इनकार कर दिया। तो वहां पे फिर जस्टिन लैंगर को और इनकी हमारी मैनेजमेंट जो पर्स कॉर्चेस की थी, वो गुस्से में आ गए कि ये क्या मतलब क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर इस तरह किया कि उन्होंने कहा कि चलो आप यूं करो कि आप एक रात जो है, जो आज की रात है, ये आप जाके मोहाली में उनके वो रेस्ट हाउस वगैरह है, कमरे वगैरह हैं, तो वहां पे आप जाके एक रात रह लो, उसके बाद हम सॉर्ट आउट करते हैं, तो आपको ये जो वीज़े का इशू है ये भी हम क्लियर करा देते हैं। तो फिर वो इस तरह हुआ कि एक रात मैं वहाँ रहा, कमरे में, स्टेडियम के कमरे में रहा, और फिर मुझे अगले दिन चेक इन कराया। और मजे की बात यह है कि जब वो वहाँ के जो सिक्योरिटी के इदारे थे और ये पुलिस वाले जिनसे मेरी बात होती थी, जो फॉर्म वगैरह फिल करना और इस तरह की बातें, वो बेचारे वो खुद माजरत कर रहे थे, सर हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो पॉलिसी है और ये हम कुछ कर नहीं सकते। इवन होटल वाले भी बड़ा अच्छा बिहेव किया उन लोगों ने मेरे साथ, होटल वालों ने, सिक्योरिटी वालों ने बड़ा अच्छा बिहेव किया उन लोगों ने मेरे साथ, मगर उन्होंने कहा हम कुछ कर नहीं सकते क्यों। फिर उन्होंने फिर मुझे कुछ डिसाइड किया मैनेजमेंट ने, जो चैंपियन ट्रॉफी की, जो चैंपियन लीग की जो मैनेजमेंट थी, तो उन्होंने कहा कि फिर ये चेक इन, फिर मेरा चेक इन हुआ और उसके बाद फिर मैं वहाँ होटल में टीम के साथ रहना शुरू किया। अच्छा यासिर भाई, इतना सक्सेसफुल T20 कैरियर, लिमिटेड ओवर्स, शाहजेब भाई आवाज नहीं आ रही।
आप दोबारा एक बार हमें ज्वाइन कर लें, मैं कुछ इतनी दोबारा लंबी ज्वाइन बात कर कर लें। जाता हूँ कि वो बंद हो जाती है। ठीक ठीक है, आप दोबारा मैं दोबारा ऑनलाइन। दोबारा ज्वाइन हमें कर लेते हैं। सुल भाई, अभी मैं, जैसे आप यासिर अरफात की शादी की बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, मैंने उनकी कुछ तस्वीर भी दिखाई थी और सौरव गंगुली बिल्कुल उनमें मौजूद थे। फिर चैंपियंस लीग की उनकी तस्वीर थी, जस्टिन लैंगर उनके साथ मौजूद थे, वो भी मैंने बात की। और अब यासिर अरफात अगर हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे। यासिर भाई, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, एक चीज मैं और ऐड कर दूं, वही जी जी। स्पर्स कोचेस, जस्टिन लैंगर की और इन लोगों की, के मतलब आपको देखो ना, कॉन्फिडेंस की बात होती है। मैं पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूँ वो या तो कोई फॉरेन कोचेस से, या फिर मोस्टली मैं जो जितनी क्रिकेट खेला हूँ, जब भी मेरा कमबैक हुआ तो फॉरेन कोचेज ही की वजह से मैं हुआ। मुझे जो पाकिस्तान में जब भी ऐसे कोचेज हुए तो मुझे कभी भी नहीं हुआ, सिलेक्शन कभी मेरी नहीं हुई। तो लैंगर की मैं आपकी एक बात बता दूं, लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं ना कि फॉरेन कोचेज को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब जस्टिन लैंगर की मैं एग्जांपल देता हूँ कि उसने कोचिंग में इतना टेस्ट मैचेस खेलने के बावजूद, इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद, उस बंदे ने 6-7 साल अपनी स्टेट की और अपनी सिटी की कोचिंग की। उसके बाद 100 टेस्ट खेलने के बावजूद, कोर्सेज करने के बावजूद, हर कुछ करने के बावजूद जाके उसको नेशनल टीम में लेके गए। ठीक है, एक ये स्टैंडर्ड है। और फिर जब वो मेरे से इंटरेक्शन किया करता था तो मुझे वो अक्सर ये कहा करता था कि तुम्हारी जो बॉलिंग है, तुम्हारा जो एक्शन है, वो इट्स जस्ट लाइक अ पोइट्री। कहता है कि तुम्हें जो मतलब कोई कोचिंग की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अपने प्लेयर्स को ये कहता हूँ कि इसका एक्शन देखो, कितना रिदमिकल स्मूथ इसका रनअप है, कितना अच्छा इजी एक्शन है, इसमें एक्शन में इंजरी नहीं हो सकती। तो उसकी जो ये वर्ड्स है वो मेरे लिए मतलब बड़ा मुझे फख्र होता था जब वो मुझे इस तरह की बातें करता था, और मेरा कॉन्फिडेंस और ऊपर चला जाता था कि जब वो कहता था कि यार इट्स जस्ट लाइक अ पोइट्री। तो ये अगर इतने बड़े लेवल के कोच और प्लेयर से आपको इस तरह की तारीफ मिले, तो मेरे ख्याल से आई थिंक मैं जो कैरियर है मेरा, वो मैं आई थिंक सम अप करना चाहूँ तो मैं इस वर्ड पे करूंगा कि मैं जब जस्टिन लैंगर मेरे लिए बात करे तो मुझे खुशी होती है बहुत। जब यासिर भाई जस्टिन लैंगर आपके लिए बात कर रहे थे, दुनिया भर की लीग्स में आप खेल रहे थे, ना सिर्फ बॉल से बल्कि बैट से भी परफॉर्म कर रहे थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड्स, यहाँ तक कि नेशनल टी20 भी आप रेगुलरली पाकिस्तान में खेल रहे थे। जी जी। फिर जब पीएसएल का आगाज हुआ, किसी फ्रेंचाइज ने आपकी तरफ नहीं देखा। हालांकि अगर हम देखें तो शॉन टेट जो क्रिकेट से रिटायर हो गए, वो भी हमें पीएसएल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जेम्स एलन भी, जिनको कोई जानता नहीं था, वो भी हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे प्लेयर्स हमें फॉरेनर्स नाम नजर आए। आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी वजह थी कि आपको अप्रोच नहीं किया गया या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई? आप तो नेशनल टी20 में रेगुलरली खेलते थे। अच्छा, इस सवाल में थोड़ा सबसे बड़ी ऐड भी बात, कर दूं कि जी जी इसमें जी एक बोले। ऐड भी कर दूं क्योंकि ताकि और सही हो जाएगी कि उस वक्त पाकिस्तान के लिए ओवरऑल टी20 क्रिकेट के लीडिंग विकेट टेकर भी आप ही थे। बिल्कुल बिल्कुल सोहेल भाई। अच्छा, इसकी मैं शुरू इस बात से करूंगा कि ये देखें आप, जो टीमें बनाने वाले थे ना, जो सेलेक्टर थे, मैं ऑनर्स की बात नहीं करूंगा। ऑनर्स ने तो चलो उनका अपना क्राइटेरिया होता है, ऑनर्स ने तो पिक करना होता है, आपने मैनेजमेंट पिक करनी है। जब उन्होंने मैनेजमेंट पिक कर ली तो मैनेजमेंट का आगे काम था कि उन्होंने कप्तान एंड प्लेयर्स पिक करने थे। अच्छा, वो इस तरह हुआ कि जितने भी कोचेस थे टीमों के, सब मुझे जानते थे ऑब्वियसली। अब लीग में अगर मैं खेल रहा हूँ, मुझे खेला हूँ उनके साथ, मतलब घर आना जाना वो इस तरह की बातें मुझे जानते थे। कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि मैं मतलब कोई दूसरी नेशनैलिटी का, या मैं कहीं दूसरे मुल्क के, दुश्मन मुल्क का, या कहीं आगे इधर उधर का था। मैं पाकिस्तान का प्लेयर ही था। ठीक है, मैं तो उसके जो कप्तान बने, मेरे साथ खेले, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, सब लड़के, एक सारी टीमों के कप्तान मेरे साथ खेले। हम लोगों ने अंडर 19 ए के टूर्स, हमने जो जो मुश्किल दौर उनका भी था, हम भी उस टाइम मुश्किल दौर में जब ख्वार हुआ करते थे डोमेस्टिक में परफॉर्म करके, ए में जब परफॉर्म करके, जब हम कहते थे यार हमें खिलाते नहीं है, हम उनके साथ सारी उम्र रहे हैं। तो जब उनके पास ये चीज अपॉर्चुनिटी आई, जब उन्होंने ये टीमें बनाई, तो उन्होंने वहां पे भी वही चीज जो की, जब उनके साथ वो ज्यादतियां हो रही होती थी, उन्होंने भी उस चीज को, वो चीज कैरी ऑन, उस चीज को रखा। किसी ने अपने डिपार्टमेंट के लड़कों को एडजस्ट किया, किसी ने अपने सिटी के लड़कों को एडजस्ट किया, किसी ने बस इसी तरह अपने दोस्तों यारों को एडजस्ट किया। ठीक है, फेयर सिलेक्शन भी हुई होगी, मगर आगे जिस तरह अभी बात हो रही है यहाँ पे कि जी इतने स्टैट्स, ये स्टैट्स अगर स्टैट्स और परफॉर्मेंसेज, लीग, जितनी बातें हो रही हैं, इनको अगर सामने रखा जाए, फिर सोहेल भाई ने जो चीज आखिर में ऐड की कि टॉप विकेट टेकर ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, बाकी प्लेयर पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर अभी जो ऊपर हैं, वो अभी 5 साल हो गए इस चीज को, मैं 2020 उसके बाद मैं नहीं फिर खेला। ठीक है, वो लोग सब मेरे से नीचे थे। ठीक है, उस टाइम मैं दुनिया में तीसरे नंबर पे मलिंगा, ब्रावो, और फिर मेरा नंबर आता था दुनिया में। पाकिस्तान का मैं पहला वाइड बॉलर था जिसकी 281 विकेट थी उस टाइम। अच्छा, फिर इन लोगों ने जब सिलेक्शन की, तो मुझे तो ऑब्वियसली अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सिलेक्शन और टीमें तो पहले
इन लोगों ने बना ली थी, इन लोगों ने की आपस में बातचीत हो चुकी थी, सब कुछ हो गया। तो मैं वही मेरा माइंडसेट था कि जी यार जिस तरह मैं सारी उम्र क्रिकेट खेलता रहा हूँ, लीग में जिस तरह मेरी सिलेक्शन हुई, काउंटी क्रिकेट का जो मेरा 13 साल का कैरियर है वो इसी तरह हुआ है कि मैंने हर साल परफॉर्म किया, उसके बाद मैंने अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया अपनी परफॉर्मेंस की बिना पर। मैंने कब यहाँ पे पाकिस्तान में तो ये चीज चल जाती है कि आप यार छोटा है, दोस्त है, यार है, ये है वो है करके आप चला लेते हो। इंग्लैंड में आपको दूसरे हफ्ते का दूसरे दिन का कॉन्ट्रैक्ट आपको ये रिन्यू नहीं करते कि अगर आपकी परफॉर्मेंस या आप इफेक्टिव ना हो उनके लिए। 13 साल खेलना एक मायने रखता है, ठीक है। मैं फिर उसके बाद फिर लीग खेला, जिस तरह न्यूजीलैंड में, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, पर्थ में, और हर जगह मैं जाके लीग खेल रहा हूँ, ठीक है। तो जब अपने मुल्क की लीग आई तो उसमें फिर वही बात हुई कि टीमें बनाने वाले आपके दोस्त यार हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके कोचेज आपके साथ क्रिकेट खेले हुए हैं। तो मुझे मैं तो उसी माइंडसेट से था कि यार ऑन द डे आपकी जब आपका नाम आएगा ऑक्शन में तो आपकी बोली और आपकी आपको पिक करेंगे टीम में। मैं उसी माइंडसेट में बैठा हुआ था। मैंने कहा कहीं ना कहीं मेरा नाम हो जाएगा। तो वो फिर जब वो ऑक्शन हो रही है, नाम चल रहे हैं, तो किसी ने पिक नहीं किया। इवन वो जो ऑक्शन करने वाले वो भी सरप्राइज हुए, उन्होंने फिर मुझे सेकंड कैटेगरी 50 वाले में डाल दिया। मेरे 70-75 वाले में था पहले, उन्होंने मुझे इसमें डाला कि हो सकता है कोई इसमें इसको ले लेंगे। उसमें भी नहीं हुआ। तो मेरे लिए इतनी शॉकिंग चीज थी कि इवन मेरी फैमिली के लिए ऑब्वियसली कि, और उस टाइम मैं उस साल में पर्थ स्कॉचर्स में हम लोग चैंपियन होके आए थे। हैम्पशायर के लिए मैं खेला था, हम लोग फाइनल्स डे खेले थे यहाँ पे, ठीक है। ये परफॉर्मेंस मेरी चल रही थी, ठीक है। तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में कैसी कैसी चीजें होती होंगी और होती रही हैं, ठीक है। तो मैं शौक में, मतलब मैं तो शौक में चला गया। मैंने कहा यार ये क्या मेरे साथ इन्होंने किया है कि अपने मुल्क की लीग हो रही है और मेरे साथ इन्होंने ये किया है। फिर उसके बाद फिर ये ऐसे हुआ कि इवन मास्टर लीग जो हो रही थी उन्हीं दिनों में, प्लान चल रहा था पैरेलल टू पीएसएल। तो मुझे उधर से ऑफर थी, बड़ी अच्छी ऑफर थी, तो मैंने रिजेक्ट की। मैंने कहा नहीं यार, वो तो अपने मुल्क की लीग हो रही है, मैं अपने इसके लिए अपने आप को अवेलेबल करता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अवेलेबल होता हूँ। तो मैं उसके लिए था। और फिर जब मैंने देखा कि मेरे साथ इन लोगों ने ये किया, और अपने ही दोस्तों ने और अपने ही दोस्तों यारों ने, और ये भी नहीं कि सफारिश वाली आपके सामने स्टैट्स दुनिया के सामने है, कि इसमें तो कोई ऐसी दो राय होनी नहीं चाहिए कि ऐसे बंदे के जो स्टैट्स हों तो उसको आप पाकिस्तान के जो 150-200 जितने भी लड़के उस टाइम पिक हुए थे उसमें आपका नाम ना हो। इसमें तो आपको क्रिकेट छोड़ के बल्ले जला के बल्कि अपने आप को आग लगा लेनी चाहिए इन इन हालात में। अब आप कोई गैरतमंद बंदा या मतलब आप जो देखें, मैंने तो उसके बाद फिर यही स्टेप लिया कि मैंने कहा भाई मैंने जो क्रिकेट खेलनी थी मैंने खेल ली। उसके बाद मैंने कहा दोबारा क्रिकेट नहीं खेलनी है। मैंने उसके बाद रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। फिर मैंने कहा चलो रिटायरमेंट अनाउंस की है तो इसी बहाने, और कोई नहीं, मास्टर लीग में मेरा कॉन्ट्रैक्ट। फिर भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको अभी भी, इवन दो आपने हमें पहले रिफ्यूज किया है, हम आपको अभी भी मास्टर लीग में। मैंने कहा ठीक है, वेल एंड गुड। फिर मैं उधर चला गया, मैं वो खेला। तो कहने का मकसद ये है कि आप देखें, परफॉर्मेंस के बावजूद दुनिया आपको खिला रही है, अपने मुल्क में आपके साथ ऐसा रवैया करते हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरा कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब आपके मुल्क में आपके मुल्क वाले आपको नहीं खिला रहे तो हम कैसे आपको खिलाएं। तो फिर मेरा वहां से कैरियर, प्लेइंग कैरियर जो था मेरा, प्रोफेशनल कैरियर, वो खत्म हो गया। बहुत ही जैसे कहना चाहिए वही वाली बात है। और जैसे आपने खुद आवाज कहा फिर नहीं आ रही, मैं कि दोबारा कनेक्ट करता हूँ। बिल्कुल। शादेब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। सुल भाई आपकी आवाज आ रही है। सुल भाई क्या समझते हैं, क्या वजह थी? बस ये मैं वजह, जरूर चाहूंगा आप मैं इस पे अगर वजह की देखिए, बात हम करें, अशर जैदी को आप बुला के खिला अजहर रहे हैं आप, महमूद को भी मतलब इन्होंने खिलाया। बिल्कुल, अजहर महमूद को भी खिलाया और अजू भाई भी खेले। बिल्कुल अजहर ये महमूद भी को एक भी इन्होंने इंटरेस्टिंग। खिला दिया था। बस समझ में नहीं आता। और मुझे तो आज तक, बल्कि मैं पीएसएल की बात करते हैं, मैं अभी अगला सवाल इसी पे लगे, तो यही वाली बात है। यासिर भाई आ चुके हैं हमारे 2012, साथ। यासिर भाई आ भी चुके आगे। हैं। मैं ये तो चले पीएसएल की बात करें, मुझे कोई ये बताया, आज तक मुझे समझ नहीं आया। 2012 में इनका लास्ट कमबैक हुआ, श्रीलंका में एक मैच में 3 आउट किए, लो स्कोरिंग मैच, पाकिस्तान जीता। ऑस्ट्रेलिया में एक मैच में 2 विकेटें, वर्ल्ड टी20 के अंदर 5 विकेटें। और जब बांग्लादेश बहुत बड़ा स्कोर बनाना था, वहां विकेटें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ विकेटें, यानी 6 मैचों में 10 विकेटें। उसके बाद कोई खिलाड़ी अगर पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल ना खेले तो फिर अब बस क्या कर सकते हैं? फिर अब अफसोस कर सकते हैं जो अच्छा, हम जैसे उसकी भी सारी स्टोरी बताता हूँ मैं। मतलब जिस तरह मेरे मेरे कैरियर में कुछ लोगों ने जो क्रिकेटर्स ने हेल्प की, उनमें यूनुस भाई, जिस तरह आपका जिक्र किया कि वो हमेशा उनका ये होता था कि जो डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं, क्योंकि वो भी उसी प्रोसेस से आए हैं कि परफॉर्म करते हार्ड वर्क करके आए हैं।
तो उनका जहन में हमेशा ये होता था कि यार ये लड़का परफॉर्म करता है, इसको क्यों नहीं खिलाते। तो यूनुस भाई को अपॉर्चुनिटी मिली जब कप्तानी, फिर उन्होंने मुझे रिप्लेसमेंट में वहां बुलाया, वहां कॉन्फिडेंस दिया, खिलाया, परफॉर्मेंस की, ठीक है। मुझे तो उसके बाद वो देखें, आप अंदाजा लगाएं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद आपको, मुझे वो दूसरा मैच जो कराची में जिसमें यूनुस भाई ने 300 किया था, मुझे उसमें भी प्रॉब्लम बताई जा रही थी कि यार इसमें प्लान ये कर रहे हैं कि तुम्हें ना खिलाएं। तो उसमें मरहूम कादर साहब हैं, चीफ सेलेक्टर थे, और यूनुस भाई ने, इन्होंने स्टैंड थोड़ा लिया कि नहीं भाई, इसका क्या कसूर है, जो बंदा डेब्यू पे इतना परफॉर्म करके आ रहा है, इसको मुझे उसके, क्योंकि उसके बीच में वनडे क्रिकेट हुई तो मुझे उसमें खिलाया नहीं था ना, तो मुझे वो परफॉर्मेंस मेरी ये साइड लाइन कर रहे थे कि यार नहीं नहीं ये खेला ही नहीं है, ये नहीं है। यूनुस भाई ने और कादर मरहूम साहब ने कहा कि यार नहीं, इस लड़के ने परफॉर्मेंस की हुई है पिछले मैच में, लास्ट मैच जो पाकिस्तान खेला है, तो इसका तो हक बनता है। उस बेस पे मुझे वो मिला। उसमें मैच में मैंने 50 बैटिंग में नॉट आउट की और एक मैंने विकेट ली, तो वो भी काफी हाई स्कोरिंग मैच हुआ। फिर उसके बाद कराची लाहौर में हम आए और फायरिंग हुई, एक इनिंग हुई, उसके बाद मेरा कैरियर खत्म हो गया। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये जो लोग बात करते हैं कि यासिर अरफात को काफी मौके मिले, काफी चांसेस अच्छा, वो मिले, टी तो आप भी ट्वेंटी वर्ल्ड अंदाजा कप लगाएं। 2012, टी20 वर्ल्ड कप का भी बताइए, जो 2012 मैं में उसके साथ, खास मैं तौर पे उसी बात के साथ करना ऐड करने लगा हूं कि जिन बिल्कुल लोगों ने, मैं बिल्कुल इसमें बाद फिर मोहम्मद हफीज को फिर कप्तानी मिली, मैं वही उसके साथ ऐड करने बिल्कुल। आ रहा था, फिर मोहम्मद हफीज को कप्तानी मिली। तो हफीज भाई का भी यही होता था कि वो भी इसी माइंडसेट के बंदे थे कि जो डोमेस्टिक में लोग परफॉर्म करते हैं तो चाहते थे कि उन लोग, तो उसमें जब उनको कप्तानी मिली तो उन्होंने मुझे कम बैक मेरा करवाया उन्होंने। और उन्होंने फिर मुझे, अब जिस तरह आपने लो स्कोरिंग मैच श्रीलंका वाला किया, तो उस मैच में मैंने 3 खिलाड़ी आउट किए, उसमें भी संगाकारा, उनका जो कुलसेकरा, उसको वन डाउन भेजा करते थे हिटिंग के वन लिए, डाउन हो जाता उसको आउट किया मैंने। और उसके बाद फिर एंजेलो मैथ्यूज को आउट किया। टॉप के प्लेयर मैंने आउट किए। उसमें 2 मैच थे, तो फिर एक ही मैच मुझे उस मैच मिला। फिर हम लोग दुबई आ गए, दुबई का आपने जिक्र किया, तो उस मैच में भी एक मैच मिला मुझे, सारे मैच मैं नहीं खेला, तो उसमें वॉटसन और वार्नर बल्कि वार्नर। दोनों बड़े अच्छे फॉर्म में थे, तो दोनों को मैंने आउट किया उस मैच में। अच्छा, वो परफॉर्मेंस हुई। फिर उसके बाद फिर मैं उसमें, अगर आपको याद हो कि एक मैच में 12th मैन मैं था, तो सईद अजमल या कोई बाहर चले गए थे, इंजरी हुई थी, तो मुझे फील्डिंग के लिए थोड़ी देर के लिए लेके आए थे, तो मैंने बाउंड्री से एक थ्रो मारी थी जो डायरेक्ट विकेटों में जाके लगी डायरेक्ट थी। विकेट पे लगी थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैंने एक कैच भी बाउंड्री पे पकड़ा था। तो उसमें मैच में फिर टाई हो गया, परफॉर्मेंस एकदम पाकिस्तान टीम टाई हुआ, और फिर पाकिस्तान सुपर ओवर से करके जीत गया था। ये परफॉर्मेंस ही फिर वर्ल्ड कप में मैं गया। वर्ल्ड कप में भी आप अभी भी उसमें आप देखें कि सईद अजमल की उस टूर्नामेंट में, पूरे वर्ल्ड कप में हम लोग सेमीफाइनल हारे थे, 7 विकेटें थी, हाईएस्ट विकेटें, ठीक है। बिल्कुल तो वो सारे मैच खेला हुआ था, पूरे 4-4 ओवर करके आया हुआ था। उस मैच में मैं, उस टूर्नामेंट में मैंने 3 या 4 मैच खेला था, जिनमें 2 मैचों में मैंने 1-1 ओवर किया हुआ था। विकेट को किया, बिल्कुल। बांग्लादेश के खिलाफ मैंने 4 ओवर किए, 3 आउट किए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैंने 2 ओवर किए, 3 ओवर किए, 2 आउट किए, जेपी डोमनी और हाशिम आमला। अच्छा मामला, बिल्कुल। अच्छा, तो ये मेरा कैरियर का, ये देखिए, टेस्ट क्रिकेट मेरी वहां खत्म हुई, T20 क्रिकेट मेरी यहाँ खत्म हुई इस परफॉर्मेंस पे, ठीक है। पूरी वापस आके नजला गिराना था उन्होंने, बोर्ड ने किसी ना किसी को तो स्केपगोट बनाना था। हफीज भाई की कप्तानी खत्म होगी, उन्होंने प्लेयर जो ड्रॉप करने थे उसमें से पूरी टीम में से उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। मुझे ड्रॉप उन्होंने किया और मेरा कैरियर खत्म हो गया। और इवन वापस जब हफीज भाई वापस आए, तो यहाँ पे कुछ मीडिया के चैनल्स पे उनको बुला के उनको ऐसी ऐसी बातें उनसे की गई कि यासिर अरफात को, जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की कि कैसा आपको बुरे तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, कि आप कहते कि जी यासिर अरफात कैसे, मतलब इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहा होता है, तो आप किस तरह इसको ले आए, और इस तरह की बातें उनको फेस टू फेस हार्ड टाइम दिया, ताकि उनको कहा जाए कि आपने गलत सिलेक्शन की। मेरी परफॉर्मेंस देख लें, और मैं जो ये इंग्लैंड में खेला करता था, ये मेरा प्लस पॉइंट होना चाहिए था, ये बल्कि उन्होंने मेरा नेगेटिव पॉइंट बना के पोर्ट्रे पे किया जाता था मीडिया पे। बिल्कुल, ये जरा ठीक रहा है ठीक है पाकिस्तान में ना। अनफॉर्चुनेटली। यासिर भाई के साथ एक और सेशन भी करेंगे, तो बिल्कुल, बहुत सारी जरूर बातें जरूरी हो गया है, और क्योंकि समय आज भी बहुत ही करीब हो चुका बिल्कुल। है, तो शो को एंड नहीं करते, लेकिन मैं आपकी तरफ चलूंगा कि आप कुछ लास्ट में कुछ यासिर भाई से कमेंट लें, कुछ इनकी मेमोरीज के हवाले से जाने। मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ लास्ट में। हमने बहुत सी मेमोरीज का जिक्र किया, आपने क्रिकेट खेली बहुत अरसा, पाकिस्तान में बहुत ऑलराउंडर्स आते थे, रज़ाक, जी अजहर जी। महमूद, आप, राना नवीद और अनगिनत ऑलराउंडर्स। डोमेस्टिक के मैं गिनवाऊंगा तो बहुत नाम आ जाएंगे। अब ओवरऑल अब चीजें देख भी रहे होंगे पाकिस्तान क्रिकेट में, तो हम आपसे अलग ही प्रोग्राम करेंगे जिसमें आजकल के वाले में एक छोटा सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। अब ऑलराउंडर्स क्यों नहीं आते इस तरह के, जो एक कंपटीशन ही ऑलराउंडर्स का तब ज्यादा होता था पहले, जिसमें आप सब होते थे, लेकिन अब तो ऑलराउंडर्स ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो एरा था ना 90s में, और उससे पहले भी आप देखें, और जो क्रिकेट चल रही थी, इवन 2000, मिड 2000 तक, जो सेटअप जो था, ये जो फर्स्ट क्लास का सेटअप था, ये बेहतरीन सेटअप था। अब अक्सर ये लोग आके डोमेस्टिक पे डिस्कशन हो रही होती है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं। मेरे ख्याल में जो वो जो सेटअप था ना, कि रीजन्स की जो टीमें थी, सॉरी सिटीज की टीमें थी,
इवन नॉट इवन रीजन की टीमें, रीजन की टीमें भी जब बनी है तो इसमें फिर वो सियालकोट की टीम के साथ वो गुजरांवाला और वो जो ऐड होना शुरू हुए तो उसमें काफी लड़कों के साथ ज्यादती होगी, काफी टैलेंटेड वहां पे गुजरांवाला, सियालकोट और ये शेखुपुरा में इधर काफी टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं और उधर से बड़े प्लेयर आए। अच्छा ये हुआ कि जो जो ये सेटअप था डिपार्टमेंटल के जो टीमें थी 9 टीमें और 9 टीमें जो थी सिटीज की टीमें थी, मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन सेटअप हो नहीं सकता। आई डोंट नो हम लोगों ने क्यों ये हम लोग ये करते हैं कि जब हमारा कोई चेयरमैन चेंज होता है, बोर्ड में कोई नया सेटअप आता है तो वो क्यों ये चीज बताना, ये शो करना चाहता है कि जो पुराना सेटअप खराब था, हम लोग जो सेटअप ला रहे हैं इससे कोई सुपरस्टार कोई लेजेंड निकल आएंगे और इस तरह की चीजें हो जाएंगी। तो इस तरह करने के करते 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 हम लोग इस नहज पे पहुंच के आ गए हैं कि जो ये डोमेस्टिक क्रिकेट जो अभी जो इन्होंने जो टीमें डिपार्टमेंट की बंद की हैं, तो ये लास्ट को जो कहते हैं ना नेल इन द कॉफिन वाली बात है, ये वो हो गई है। ठीक है, वो जो आप कह रहे हैं ना कि पहले जो ऑलराउंडर्स आया करते थे, अच्छे प्लेयर्स आते थे या फास्ट बॉलर्स आते थे जो मतलब फ्लैट पिचेस पे 90 माइल्स जो होती थी, ये एक मिनिमम चीज होती थी कि अगर आपने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना है तो आपकी इतनी स्पीड होगी तो आप सरवाइव करेंगे, आपने इतने आउट किए होंगे, 70-80 आउट किए होंगे, ये एक स्टैंडर्ड था, बार थी ऊपर स्टैंडर्ड थी। जिस तरह शोएब अख्तर और ये लोग जो अजहर महमूद रजाक ये लोग जब टीम में आए तो ये बार एक स्टैंडर्ड सेट थी उस टाइम के 70-80 जो आउट करेगा, इवन फजले अकबर था, ये 90 आउट एक सीजन में फजले अकबर ने किए थे। तो तब जाके इन लोगों को वहां पे मौका मिलता था और वो इतना हार्ड वर्क करके फ्लैट पिचेस पे इतना मेहनत करके आते थे, एक रगड़ा लगता था। एक वही बात है कि हार्ड टाइम से गुजर के ट्रेनिंग करके आते थे कि जब वो पाकिस्तान टीम में जाते थे वो एक ऑलरेडी सुपरस्टार बने हुए होते थे। वो इस वजह से कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऐसा था कि वो आपको जो इतना ग्राइंड करता था कि वो आपका जो बेस्ट होता था वो लेके आता था, कि अगर ऑर्डिनरी प्लेयर होता था तो वो 25-30 विकेटें करके कोई इंजर्ड हो जाता था या कोई साइड पे हो जाता था। अच्छा प्लेयर तभी ऊपर आता था तो जो इस सिस्टम से आता था। अब उन्होंने कभी रीजन को इकट्ठा कर दिया, उसमें जो टैलेंटेड प्लेयर होते थे कुछ सिटी के, फिर वो कोटा सिस्टम आ जाता था कि जी नहीं ये अगर पिंडी इस्लामाबाद इकट्ठी होगी तो यार ये इस्लामाबाद कितने लड़के होने चाहिए, पिंडी कितने लड़के होने चाहिए। यही सियालकोट रीजन में हुआ, वहां पे जब जाके गुजरांवाला की टीम बंद होगी, गुजरांवाला से इतने अच्छे क्रिकेटर आते थे और शेखुपुरा से इतने अच्छे क्रिकेटर आए। तो वही कहने का मकसद ये है कि हम लोगों ने चेंजिंग कर करके इस मकाम पे पहुंचा दिया कि अब हमारा स्टैंडर्ड क्या है, 32 की एवरेज, 30 की एवरेज, 25 की एवरेज वाला हमारा बैट्समैन टेस्ट डेब्यू में कम बैक कर रहा होता है या खेल रहा होता है, और जो कोई 40-35 वाला विकेट लेके बैठा होता है तो मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है कि यार इसको पाकिस्तान खिलाओ, हालांकि वो क्रिकेट के लिए तैयार ही नहीं होता। अभी आप एग्जाम्पल ये जो भी रिसेंटली आप एग्जाम्पल देखें, मूसा और ये नसीम और हसनैन जितने भी क्रिकेटर्स आए हैं, आई एम बिग फैन ऑफ देयर मतलब बॉलिंग, और जितने यंग है जितनी उनकी पेस है मुझे बड़ा खुशी होती है उनको देख के, मगर ये उनका भी स्टैंडर्ड नहीं है कि उनको पाकिस्तान के लिए खिलाया जाए। ठीक है, उनको जब तक इस जो ये सिस्टम है इस ग्राइंडिंग से जब ये गुजरेंगे नहीं तब तक ये उस मुकाबले में इंटरनेशनल लेवल पे आके मुकाबला नहीं कर सकेंगे। क्रेडिट लेने के चक्कर में हमारे कभी नए जो कप्तान या कोई कोचेज आते हैं वो क्रेडिट लेने के चक्करों में ये इस तरह के तजुर्बात तो कर लेते हैं, मगर जब उसका जो रिएक्शन आता है वो उस प्लेयर का कैरियर तबाह हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह यह है कि वो जो स्टैंडर्ड था ना जो पहले पाकिस्तान खेलने का, वो अब नजर नहीं आ रहा। और अब नए सेटअप से तो यही है कि जो थोड़े बहुत क्रिकेटर्स खेल रहे होते थे कि इसी बेस पे कि चलो जॉब है ये, वो मेहनत करते खेलते रहते थे, अब वो भी साइडलाइन हो जाएंगे। तो आप मिनिमम लिमिटेड क्रिकेटर्स खेलेंगे तो वो आपका अगर स्टैंडर्ड ये है कि आपने 25-30 विकेटें सीजन में किसी ने ले ली है, जिसको अगर आपने पाकिस्तान खिलाना है तो पाकिस्तान के रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। ठीक है यासिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच सोहेल भाई, और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी मजा आया होगा और आज योर व्यूअर्स की पार्टिसिपेशन भी ज्यादा रही, तो इंशाल्लाह यासिर भाई से और बहुत कुछ पूछना और बहुत सारी बातें रहेंगी, दोबारा जरूर यासिर भाई आप हमें दोबारा टाइम जरूर देंगे आफ्टर रमजान। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जरूर, कोरोना से बच गए तो जरूर इंशाल्लाह। और कल जो है जनाब वो पाकिस्तान में 27 रमजानुल मुबारक है, इंग्लैंड में शायद हो चुकी होगी आज, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग दुआ करेंगे, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखेंगे। और कल हम शो नहीं करेंगे इंशाल्लाह, परसों हमारे गेस्ट होंगे लाहौर कलंदर्स के हेड कोच, पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर आकिब जावेद, उनसे बात करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे। तो शाहजेब अली, सोहेल खान और यासिर अरफात को दीजिएगा ग्रीन टीम से इजाजत। फी अमान अल्लाह दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू।